आपका स्वागत है ब्रॉडकॉम कंपनी की पुस्तक में। तो शुरुआत करते हैं पहले अध्याय से। अध्याय 1। दोस्तों, सबसे पहले परिचय देता हूं मैं आपको ब्रॉडकॉम कंपनी का। ब्रॉडकॉम इंक एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी है जो सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर समाधानों के डिजाइन, विकास, निर्माण और सप्लाई में लीडर है। यह कंपनी डेटा सेंटर, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, स्टोरेज और औद्योगिक बाजारों में अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाती है। वैसे ब्रॉडकॉम की सफलता टेक्नोलॉजी इनोवेशन, दूसरी कंपनियों का स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन और इंजीनियरिंग उत्कृष्टता की मजबूत नींव पर आधारित है, जो अपने आप में 60 से अधिक वर्षों की समृद्ध विरासत है। इस अध्याय में हम ब्रॉडकॉम की उत्पत्ति, इसके विकास के प्रमुख स्टेप और इसकी वैश्विक प्रभावशीलता का अवलोकन करेंगे, जिससे हम इसकी सफलता को आसानी से समझ सकेंगे। तो सबसे पहले कंपनी का अवलोकन। ब्रॉडकॉम इंक का हेडक्वार्टर पालो आल्टो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में स्थित है और यह नेस्डैक स्टॉक एक्सचेंज पर AVGO टिकर के तहत लिस्टेड है। 2024 तक कंपनी में लगभग 37,000 कर्मचारी कार्यरत थे और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन से अधिक हो चुकी है, जिससे यह दुनिया की सबसे मूल्यवान प्रौद्योगिकी कंपनियों में से एक है। ब्रॉडकॉम की प्रोडक्ट सीरीज में नेटवर्किंग चिप्स, वायरलेस कम्युनिकेशन डिवाइस, स्टोरेज सॉल्यूशंस और एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर शामिल है, जो गूगल, मेटा, ओपनएआई और एप्पल जैसे प्रमुख हाइपरस्केल और टेक्नोलॉजी क्लाइंट्स की जरूरतों को पूरा करते हैं। कंपनी विशेष रूप से कस्टम चिप्स के लिए जानी जाती है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और 5G जैसे उभरते क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ब्रॉडकॉम का फाइनेंशियल विकास प्रभावशाली रहा है। 2009 में कंपनी का रेवेन्यू $1.484 बिलियन था, जो 2024 तक बढ़कर $51.574 बिलियन हो गया। ब्रॉडकॉम का फाइनेंशियल विकास उसके स्ट्रैटेजिक विजन, टेक्नोलॉजी में लीडरशिप और बाजार की बदलती मांगों के अनुकूल ढलने की क्षमता को दर्शाता है। ब्रॉडकॉम की सफलता का एक प्रमुख फैक्टर इसकी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी रही है, यानी दूसरी कंपनियों को खरीदकर अपनी स्थिति को मजबूत करना। उसको कहा जाता है एक्विजिशन स्ट्रैटेजी। तो इसके सफलता का एक प्रमुख फैक्टर ये इनकी एक्विजिशन स्ट्रैटेजी रही है, जिसने इसे सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों में एक शक्तिशाली खिलाड़ी बनाया है। लेकिन अब थोड़ा इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जान लेते हैं। तो ब्रॉडकॉम इंक साल 1961 में शुरू हुई थी, जब उस वर्ष ह्यूलेट पैकर्ड ने अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट डिवीजन HP एसोसिएट्स की स्थापना की थी। यह डिवीजन ऑप्टिकल और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर केंद्रित था, लेकिन 1999 में यह डिवीजन ह्यूलेट पैकर्ड से अलग होकर एजिलेंट टेक्नोलॉजीज नाम से अलग हुआ और इसका सेमीकंडक्टर ग्रुप एजिलेंट सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स ग्रुप के रूप में जाना गया। 2005 में प्राइवेट इक्विटी फर्म्स KKR और सिल्वर लेक पार्टनर्स ने इस ग्रुप को $2.6 बिलियन में अधिग्रहित किया, एक्विजिशन किया और इसका नाम एवागो टेक्नोलॉजीज रखा। एवागो टेक्नोलॉजीज ने डेटा सेंटर्स, नेटवर्किंग, ब्रॉडबैंड, वायरलेस और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट पर ध्यान केंद्रित किया। 2009 में एवागो नेस्डैक पर AVGO टिकर के साथ सार्वजनिक हुई, जिसने इसके विकास के लिए पैसे जुटाने में मदद की। हालांकि कंपनी का सबसे परिवर्तनकारी क्षण 2016 में आया, जब एवागो टेक्नोलॉजीज ने ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन को $37 बिलियन में खरीद लिया। तो परिणाम स्वरूप ब्रॉडकॉम इंक का गठन हुआ। इस एक्विजिशन ने कंपनी को मोबाइल, डेटा सेंटर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी इंटरनेट से चलने वाली चीजों में एक मजबूत पेटेंट पोर्टफोलियो के साथ वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित किया। जैसे मैंने आगे बताया, उसी तरह ब्रॉडकॉम की सफलता स्ट्रेटेजिक एक्विजिशन पर टिकी हुई है। तो 2016 में
2016 के ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन एक्विजिशन के बाद, जो 2016 में ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन का 37 बिलियन में एक्विजिशन हुआ, उसके बाद कंपनी ने अगले साल 2017 में ब्रोकेड कम्युनिकेशन को $5.5 बिलियन में, 2018 में सीए टेक्नोलॉजीज को $18.9 बिलियन में और 2019 में सीमेंटेक के एंटरप्राइज सिक्योरिटी बिजनेस को $10.7 बिलियन में खरीदा। कंपनी का सबसे बड़ा एक्विजिशन 2022 में VMware का $69 बिलियन में हुआ, जो 2023 में पूरा हुआ। इन एक्विजिशन ने ब्रॉडकॉम को केवल एक सेमीकंडक्टर कंपनी से एक डाइवर्सिफाइड टेक जायंट में बदल दिया, जिसमें कंपनी के रेवेन्यू का 58% सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन से और 42% इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर से प्राप्त होता है। इसी तरह ब्रॉडकॉम की सफलता में टेक्नोलॉजी लीडरशिप भी महत्वपूर्ण रही है। तो ब्रॉडकॉम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी नेतृत्व स्थापित किया है। कंपनी के प्रोडक्ट्स में जेरिचो 2, टोमाहोक 3, टोमाहोक 4 और टोमाहोक 5 जैसे हाई परफॉर्मेंस स्विचिंग चिप्स शामिल है, जो डेटा सेंटर्स में डेटा ट्रांसफर की गति को तेज बनाते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम ने वाईफाई 6E चिप BCM4389 और 5nm 100G लैन ऑप्टिकल DSP PHY जैसे नए इनोवेशन को पेश किया है। कंपनी गूगल के टेंसोर प्रोसेसिंग यूनिट्स जैसे कस्टम XPUs और मेटा बाइटडांस और ओपन AI के लिए AI इंटरफेस चिप्स विकसित करती है। इन्हीं इनोवेशंस ने ब्रॉडकॉम को प्रौद्योगिकी उद्योग में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाया है। ब्रॉडकॉम का वैश्विक प्रभाव भी उल्लेखनीय रहा है और ब्रॉडकॉम की वैश्विक उपस्थिति भी उल्लेखनीय है। कंपनी भारत, सिंगापुर और यूरोप जैसे क्षेत्रों में सुविधाएं संचालित करती है। भारत में बेंगलोर और हैदराबाद में इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, जो सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर डिजाइन में योगदान देते हैं। कंपनी के प्रोडक्ट्स एप्पल आईफोन, डेल सर्वर, HPE स्टोरेज सिस्टम और रास्पबेरी पाई जैसे उपकरणों में उपयोग किए जाते हैं। कंपनी की वर्ल्ड सप्लाई चेन और कस्टमर बेस इसे टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम का एक अभिन्न अंग बनाते हैं। अगर चुनौतियां और अवसर की बात करें तो ब्रॉडकॉम ने अभूतपूर्व सफलता हासिल की है, लेकिन इसे कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। 2018 में इसका क्वालकॉम क्वालकॉम एक्विजिशन तत्कालीन राष्ट्रपति के आदेश द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण ब्लॉक्ड कर दिया गया। इसके अलावा कंपनी को यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन का सामना करना पड़ा। फिर भी ब्रॉडकॉम ने इन चुनौतियों को अवसरों में बदला, जैसे VMware एक्विजिशन के माध्यम से सॉफ्टवेयर क्षेत्र में विस्तार करके इसका सामना किया। दोस्तों, आपके मन में सवाल जरूर होगा कि इस पुस्तक का उद्देश्य क्या है। तो यह पुस्तक ब्रॉडकॉम इंक की सफलता की कहानी को 12 व्यवस्थित अध्यायों में प्रस्तुत करती है, जो तथ्यात्मक और सत्यापित जानकारी पर आधारित है। प्रत्येक अध्याय कंपनी के एक विशिष्ट पहलू को कवर करता है, जिसमें इसकी स्थापना, टेक्नोलॉजी इनोवेशन, एक्विजिशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैश्विक उपस्थिति और भविष्य की संभावनाएं शामिल है। यह पुस्तक न केवल ब्रॉडकॉम की उपलब्धियों को उजागर करती है, बल्कि टेक्नोलॉजी उद्योग में इसकी प्रभावशाली भूमिका को भी रेखांकित करती है। अब हम इस अध्याय के निष्कर्ष पर आते हैं। तो ब्रॉडकॉम इंक की कहानी एक छोटे से सेमीकंडक्टर डिवीजन से लेकर $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप वाली कंपनी तक की यात्रा है। इसकी सफलता स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और बाजार की मांगों के अनुकूल कंपनी की बाजार के अनुकूल ढलने की क्षमता पर आधारित है। इसकी सफलता अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम की इस यात्रा को गहराई से समझेंगे, जिसमें इसकी स्थापना, विकास और भविष्य की संभावनाएं शामिल है। अध्याय 2,
स्थापना और प्रारंभिक वर्ष। ब्रॉडकॉम इंक की सफलता की कहानी की नींव 1961 में रखी गई, जब ह्यूलेट पैकर्ड एचपी जो है उसने अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स डिवीजन एचपी एसोसिएट्स की स्थापना की। यह अध्याय ब्रॉडकॉम की उत्पत्ति, इसके प्रारंभिक वर्षों की चुनौतियों और अवसरों और इसकी शुरुआती रणनीतियों को विस्तार से कवर करता है, जो इसे एक वैश्विक टेक्नोलॉजी जायंट बनने की दिशा में ले गए। एचपी एसोसिएट्स से लेकर एवागो टेक्नोलॉजीज और फिर ब्रॉडकॉम इंक तक की यात्रा नवाचार, रणनीतिक निर्णयों और बाजार की गतिशीलता के अनुकूलन की कहानी है। ह्यूलेट पैकर्ड और एचपी एसोसिएट्स। 1961 में ह्यूलेट पैकर्ड ने एचपी एसोसिएट्स की स्थापना की, जो सेमीकंडक्टर और ऑप्टिकल प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित थी। इस डिवीजन का उद्देश्य एचपी के इलेक्ट्रॉनिक्स और टेस्ट उपकरण व्यवसाय के लिए उन्नत सेमीकंडक्टर घटकों का विकास करना था। उस समय सेमीकंडक्टर उद्योग अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और एचपी एसोसिएट्स ने गैलियम आर्सेनाइड और अन्य सामग्रियों पर आधारित प्रौद्योगिकियों में शुरुआती नवाचार किए। यह डिवीजन एचपी के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने कंपनी को तकनीकी नेतृत्व स्थापित करने में मदद की। 1990 के दशक तक एचपी का सेमीकंडक्टर व्यवसाय बढ़ता गया, लेकिन कंपनी ने अपने मुख्य व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। 1999 में एचपी ने अपने सेमीकंडक्टर और अन्य गैर प्रमुख व्यवसायों को एजुलेंट टेक्नोलॉजी के रूप में अलग कर दिया। एजुलेंट टेक्नोलॉजी ने एचपी के सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स ग्रुप को अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स डिवीजन के रूप में शामिल किया, जो ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी और मिश्रित सिग्नल डिवाइसेज पर केंद्रित था। एवागो टेक्नोलॉजीज का जन्म। तो 2005 में एजुलेंट टेक्नोलॉजीज ने अपने सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स ग्रुप को प्राइवेट इक्विटी फर्म्स केकेआर और सिल्वर लेक पार्टनर को $2.6 बिलियन में बेच दिया। इस अधिग्रहण के परिणाम स्वरूप एवागो टेक्नोलॉजीज का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व रॉक टान ने किया, जो बाद में ब्रॉडकॉम के सीईओ बने। एवागो का ध्यान डेटा सेंटर, नेटवर्किंग, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, स्टोरेज और औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए उच्च परफॉर्मेंस वाली सेमीकंडक्टर समाधानों पर था। कंपनी ने विशेष रूप से फाइबर ऑप्टिक्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी घटकों और एनालॉग चिप्स पर ध्यान केंद्रित किया, जो दूरसंचार और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में महत्वपूर्ण थे। एवागो की रणनीति शुरुआत से ही स्पष्ट थी: उच्च मार्जिन, विशेष उत्पादों पर ध्यान देना और लागत को अनुकूलित करना। कंपनी ने अनुसंधान और विकास में निवेश किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके प्रोडक्ट बाजार की डिमांड को पूरा करते हैं। 2009 में एवागो नेस्डेक पर एवीजीओ टिकर के साथ सार्वजनिक हुई, जिसने इसके विस्तार के लिए पैसे जुटाने में मदद की। इस समय कंपनी का रेवेन्यू $1.484 बिलियन था, जो इसकी शुरुआती सफलता और बाजार में स्वीकृति को दर्शाता है। प्रारंभिक अधिग्रहण और विकास। एवागो टेक्नोलॉजीज ने अपने प्रारंभिक वर्षों में छोटे लेकिन रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से अपने पोर्टफोलियो का विस्तार किया। 2008 में कंपनी ने इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज, उसके बल्क एकॉस्टिक वेव BAW उस व्यवसाय को 21.5 मिलियन यूरो में अधिग्रहित किया, जिसने इसके वायरलेस संचार पोर्टफोलियो को मजबूत किया। यह अधिग्रहण एवागो को मोबाइल डिवाइसेज के लिए फिल्टर तकनीकों में विशेषज्ञता प्रदान करता है, जो स्मार्टफोन और अन्य वायरलेस उपकरणों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण था। 2013 में एवागो ने CY ऑप्टिक्स को $400 मिलियन में खरीदा, जो फाइबर ऑप्टिक्स घटकों में विशेषज्ञता रखता था। इस अधिग्रहण ने कंपनी की डेटा सेंटर और टेलीकम्युनिकेशन बाजारों में स्थिति को मजबूत किया,
क्योंकि फाइबर ऑप्टिक्स हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन के लिए महत्वपूर्ण था। इन अधिग्रहणों के परिणाम स्वरूप एवागो का रेवेन्यू 2009 के 1.484 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2013 में 2.520 बिलियन डॉलर हो गया। प्रारंभिक प्रोडक्ट और बाजार प्रभाव की बात करें तो एवागो के शुरुआती उत्पादों में रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और एनालॉग चिप्स शामिल थे, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते थे। कंपनी ने एप्पल जैसे प्रमुख ग्राहकों के साथ साझेदारी की, जिसके लिए इसने आईफोन 5S जैसे डिवाइसेस में उपयोग होने वाले रेडियो फ्रीक्वेंसी घटकों की सप्लाई की। इन शुरुआती सफलताओं ने एवागो को मोबाइल डिवाइस बाजार में एक विश्वसनीय सप्लायर के रूप में स्थापित किया। कंपनी ने अन्य क्षेत्रों में भी निवेश किया, जैसे 2012 में एमांटिस उसमें $5 मिलियन का निवेश किया, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्टअप था। यह निवेश एवागो की औद्योगिक और रिन्यूएबल एनर्जी बाजारों में रुचि को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने पेटेंट पोर्टफोलियो का विस्तार किया, जिसने इसे तकनीकी नवाचार में अग्रणी बनाए रखा। प्रारंभिक चुनौतियां। एवागो के प्रारंभिक वर्ष चुनौतियों से मुक्त नहीं थे। सेमीकंडक्टर उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी था, जिसमें इंटेल, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसे खिलाड़ी प्रमुख थे। इसके अलावा तकनीकी परिवर्तन तेजी से हो रहे थे, जिसके लिए निरंतर नवाचार और निवेश की आवश्यकता थी। एवागो ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए लागत अनुशासन और केंद्रित प्रोडक्ट विकास पर जोर दिया। होक टान के नेतृत्व में कंपनी ने कम मार्जिन व्यवसायों से बाहर निकलने और उच्च विकास वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति अपनाई। एक अन्य चुनौती वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन थी। एवागो ने अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने के लिए एशिया और यूरोप में सुविधाएं स्थापित की। भारत में कंपनी ने बेंगलोर में एक छोटा अनुसंधान केंद्र स्थापित किया, जो बाद में इसके वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट नेटवर्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। अब आते हैं कंक्लूजन पर इस चैप्टर के। तो ब्रॉडकॉम इंक की स्थापना और प्रारंभिक वर्षों ने इसकी भविष्य की सफलता की नींव रखी। HP एसोसिएट्स से एजुलेंट टेक्नोलॉजी और फिर एवागो टेक्नोलॉजी तक की यात्रा ने कंपनी को तकनीकी विशेषज्ञता और रणनीतिक दृष्टि प्रदान की। छोटे लेकिन प्रभावशाली अधिग्रहणों जैसे इन्फिनियन और साई ऑप्टिक्स, जिसने एवागो को वायरलेस और फाइबर ऑप्टिक्स बाजारों में मजबूत किया। 2009 में इसका IPO और एप्पल जैसे ग्राहकों के साथ साझेदारी ने इसे बाजार में स्थापित किया। अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम के विकास और विस्तार के चरण का विश्लेषण करेंगे, जिसमें इसकी रणनीतिक अधिग्रहणों और वैश्विक विस्तार की भूमिका होगी। तो अध्याय 3, विकास और विस्तार। ब्रॉडकॉम इंक, जिसे शुरू में एवागो टेक्नोलॉजीज के नाम से जाना जाता था, उसने 2010 के दशक में अपने विकास और विस्तार के चरण में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस अवधि में कंपनी ने रणनीतिक अधिग्रहण, उत्पाद विविधीकरण और वैश्विक बाजारों में प्रवेश के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत किया। यह अध्याय एवागो टेक्नोलॉजीज के तेजी से विकास, प्रमुख अधिग्रहणों और बाजार विस्तार की रणनीतियों को कवर करता है, जो इसे एक वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। 2009 में नेस्डेक पर सार्वजनिक होने के बाद एवागो ने तकनीकी नवाचार और रणनीतिक निर्णयों के माध्यम से अपने रेवेन्यू और बाजार हिस्सेदारी को बढ़ाया। रणनीतिक अधिग्रहण और पोर्टफोलियो विस्तार। तो एवागो टेक्नोलॉजीज ने 2010 के दशक की शुरुआत में अधिग्रहणों के माध्यम से अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। 2013 में कंपनी ने LSI कॉरपोरेशन को $6.6 बिलियन में अधिग्रहित किया, जो स्टोरेज और नेटवर्किंग चिप्स में विशेषज्ञता रखता था।
इस अधिग्रहण ने एवागो को डेटा सेंटर और एंटरप्राइज स्टोरेज बाजारों में एक मजबूत स्थिति प्रदान की, क्योंकि एलएसआई के उत्पाद हार्ड डिस्क ड्राइव यानी एचडीडी और सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसडीडी कंट्रोलर्स में व्यापक रूप से उपयोग किए जाते थे। इस कदम ने कंपनी के रेवेन्यू आधार को विविधीकृत किया और इसे डेटा सेंटर्स की बढ़ती मांग का लाभ उठाने में सक्षम बनाया। 2014 में एवागो ने पीएलएक्स टेक्नोलॉजी को $309 मिलियन में खरीदा, जो पीसी यानी पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस उस स्विचिंग और ब्रिजिंग सॉल्यूशंस में विशेषज्ञता रखता था। ये पीएलएक्स टेक्नोलॉजी, यह अधिग्रहण एवागो के डेटा सेंटर और नेटवर्किंग पोर्टफोलियो को और मजबूत करता है, क्योंकि पीसीआई तकनीक हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए महत्वपूर्ण थी। 2015 में कंपनी ने इम्यूलेक्स कॉरपोरेशन को $606 मिलियन में अधिग्रहित किया, जो फाइबर चैनल और एथरनेट नेटवर्किंग सॉल्यूशंस प्रदान करता था। इन अधिग्रहणों ने एवागो को डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में एक व्यापक खिलाड़ी बनाया। इन अधिग्रहणों के परिणाम स्वरूप एवागो का रेवेन्यू 2014 में 4.269 बिलियन से बढ़कर 2015 में $6.824 बिलियन हो गया। यह वृद्धि कंपनी की रणनीति को दर्शाती है, जिसमें उच्च विकास वाले क्षेत्रों में निवेश और गैर प्रमुख व्यवसायों से बाहर निकलना शामिल था। उदाहरण के लिए 2014 में एवागो ने अपने एसएसडी कंट्रोलर व्यवसाय को सीएगेट को $450 मिलियन में बेच दिया, जो एलएसआई के एक्सिया नेटवर्किंग व्यवसाय को इंटेल को $650 मिलियन में बेचा। इन बिक्री ने कंपनी को अपने मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने और संसाधनों को पुनः आवंटित करने में मदद की। उत्पाद विविधीकरण, तो एवागो ने अपने उत्पाद पोर्टफोलियो को वायरलेस, नेटवर्किंग और ऑप्टिकल सॉल्यूशंस में विस्तार किया। कंपनी ने वाईफाई, ब्लूटूथ और जिगबी जैसे वायरलेस कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस विकसित किए, जो स्मार्टफोन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में उपयोग किए गए। इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स और फ्रंट एंड मॉड्यूल्स एप्पल आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी जैसे उपकरणों में महत्वपूर्ण घटक बन गए। 2013 में एवागो ने आईफोन 5S के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी घटकों की सप्लाई की, जिसने इसके मोबाइल डिवाइस बाजार में प्रभाव को और बढ़ाया। कंपनी ने फाइबर ऑप्टिक्स में भी निवेश किया, जो डेटा सेंटर्स और टेलीकम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण था। साई ऑप्टिक्स के अधिग्रहण ने एवागो को हाई स्पीड ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स प्रदान करने में सक्षम बनाया, जो 40G और 100G 14G और 100G नेटवर्किंग के लिए उपयोग किए गए। इसके अतिरिक्त एवागो ने औद्योगिक अनुप्रयोगों के लिए सेंसर और ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक घटकों का विकास किया, जो ऑटोमोटिव और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों में उपयोग किए गए। वैश्विक विस्तार, तो एवागो ने अपने वैश्विक पद चिन्ह को बढ़ाने के लिए रणनीतिक कदम उठाए। कंपनी ने भारत, सिंगापुर और यूरोप में अनुसंधान और विकास केंद्र स्थापित किए। भारत में बेंगलोर और हैदराबाद में सुविधाएं स्थापित की गई, जो सेमीकंडक्टर डिजाइन और सॉफ्टवेयर विकास में योगदान देती थी। इन केंद्रों ने एवागो को स्थानीय प्रतिभा पूल का लाभ उठाने और लागत प्रभावी नवाचार करने में सक्षम बनाया। 2015 तक एवागो का वैश्विक कार्यबल 10,000 से अधिक कर्मचारियों तक पहुंच गया था और इसकी आपूर्ति श्रृंखला एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक फैली हुई थी। कंपनी ने टीएसएमसी और ग्लोबल फाउंड्रीज और टीएसएमसी जैसे फाउंड्री पार्टनर्स के साथ सहयोग किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसके सेमीकंडक्टर उत्पाद उच्च गुणवत्ता और स्केल पर निर्मित हो। रणनीतिक पुनर्गठन, तो एवागो की विकास रणनीति में गैर प्रमुख व्यवसायों से बाहर निकलना
और उच्च मार्जिन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना शामिल था। 2016 में कंपनी ने अपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स व्यवसाय, जिसमें जिगबी और अन्य वायरलेस तकनीकें शामिल थी, उसको साइप्रेस सेमीकंडक्टर को $550 मिलियन में बेच दिया। इस बिक्री ने एवागो को डेटा सेंटर और नेटवर्किंग जैसे उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अपने संसाधनों को केंद्रित करने की अनुमति दी। इसके अतिरिक्त एवागो ने अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं को अनुकूलित किया और लागत दक्षता पर जोर दिया। होक टेन के नेतृत्व में कंपनी ने एक दुबली परिचालन मॉडल अपनाया, जिसने अनावश्यक खर्चों को कम किया और लाभ मार्जिन को बढ़ाया। इस रणनीति ने एवागो को प्रतिस्पर्धी सेमीकंडक्टर बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने में मदद की। चुनौतियां और अवसर। तो एवागो के विकास के दौरान कंपनी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सेमीकंडक्टर उद्योग में तीव्र प्रतिस्पर्धा, विशेष रूप से कोलाकॉम और इंटेल जैसे खिलाड़ियों से, जिसने निरंतर नवाचार और लागत प्रबंधन की आवश्यकता को बढ़ाया। इसके अलावा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, जैसे 2011 का थाईलैंड बाढ़ संकट, जिसने उत्पादन को प्रभावित किया। एवागो ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी आपूर्ति श्रृंखला को विविधीकृत किया और क्षेत्रीय जोखिमों को कम करने के लिए कई विनिर्माण स्थानों पर निर्भर रहा। दूसरी ओर 2010 के दशक में स्मार्टफोन और डेटा सेंटर्स की मांग में वृद्धि ने एवागो के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किए। कंपनी ने 4G नेटवर्क और क्लाउड कंप्यूटिंग के उदय का लाभ उठाया, जिसने इसके रेडियो फ्रीक्वेंसी और ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स की मांग को बढ़ाया। एवागो की ग्राहक सूची में एप्पल, डेल और सिस्को जैसे दिग्गज शामिल हुए, जिसने इसके रेवेन्यू और बाजार विश्वसनीयता को बढ़ाया। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो 2010 के दशक में एवागो टेक्नोलॉजीज का विकास और विस्तार इसकी रणनीतिक दूरदर्शिता और परिचालन दक्षता का प्रमाण है। LSI, PLX टेक्नोलॉजी और एम्यूलेक्स जैसे अधिग्रहणों ने कंपनी के डेटा सेंटर और नेटवर्किंग पोर्टफोलियो को मजबूत किया, जबकि उत्पाद विविधीकरण और वैश्विक विस्तार ने इसके बाजार पहुंच को बढ़ाया। 2015 तक एवागो का राजस्व यानी रेवेन्यू $6.824 बिलियन तक पहुंच गया, जो इसकी मजबूत वृद्धि को दर्शाता है। अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम के सबसे परिवर्तनकारी अधिग्रहणों, विशेष रूप से ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन और VMware और उनके कंपनी के भविष्य पर प्रभाव को देखेंगे। अध्याय 4, प्रमुख अधिग्रहण। ब्रॉडकॉम इंक की सफलता में इसकी रणनीतिक अधिग्रहण नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 2010 के दशक के मध्य से कंपनी ने कई बड़े और परिवर्तनकारी अधिग्रहण किए, जिन्होंने इसे केवल एक सेमीकंडक्टर निर्माता से एक विविध प्रौद्योगिकी दिग्गज में बदल दिया। इस अध्याय में हम ब्रॉडकॉम के प्रमुख अधिग्रहणों जैसे ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन, ब्रोकेड कम्युनिकेशन, CA टेक्नोलॉजीज, सिमेंटेक के एंटरप्राइज सिक्योरिटी व्यवसाय और VMware पर ध्यान केंद्रित करेंगे। ये अधिग्रहण कंपनी के रेवेन्यू, बाजार स्थिति और तकनीकी पोर्टफोलियो को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित हुए। इन कदमों ने ब्रॉडकॉम को सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों में एक वैश्विक नेता बनाया। ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन अधिग्रहण 2016 में एवागो टेक्नोलॉजीज ने ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन को $37 बिलियन में अधिग्रहित किया, जो कंपनी के इतिहास में एक माइलस्टोन साबित हुआ। ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1991 में हेनरी सैमुअली और हेनरी निकोलस ने की थी, वायरलेस कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग और ब्रॉडबैंड तकनीकों में विशेषज्ञता रखता था। इस अधिग्रहण ने एवागो को एक मजबूत पेटेंट पोर्टफोलियो और मोबाइल डेटा सेंटर्स और इंटरनेट ऑफ थिंग्स बाजारों में व्यापक पहुंच प्रदान की। इस डील के परिणाम स्वरूप एवागो ने अपने कॉरपोरेट नाम को ब्रॉडकॉम इंक में बदल दिया, जो नई इकाई की व्यापक तकनीकी क्षमताओं को दर्शाता है। ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन के उत्पाद जैसे वाईफाई और ब्लूटूथ चिप्स, जिसने
कंपनी को उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में और मजबूत किया, विशेष रूप से स्मार्टफोन और होम नेटवर्किंग डिवाइसेज में। इस अधिग्रहण ने ब्रॉडकॉम के रेवेन्यू को 2016 में $13.240 बिलियन तक बढ़ा दिया, जो पिछले वर्ष $6.824 बिलियन से एक महत्वपूर्ण छलांग थी। ब्रोकेड कम्युनिकेशंस का अधिग्रहण 2017 में ब्रॉडकॉम ने ब्रोकेड कम्युनिकेशंस सिस्टम्स को $5.5 बिलियन में अधिग्रहित किया। ब्रोकेड फाइबर चैनल स्टोरेज क्षेत्र नेटवर्क और आईपी नेटवर्किंग सॉल्यूशन में अग्रणी था। इस अधिग्रहण में ब्रॉडकॉम को डेटा सेंटर और एंटरप्राइज नेटवर्किंग में अपनी स्थिति को और मजबूत करने में मदद की। ब्रोकेड के उत्पादों ने डेटा सेंटर्स में हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर को सक्षम बनाया, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा के युग में महत्वपूर्ण था। हालांकि नियामक चिंताओं के कारण ब्रॉडकॉम ने ब्रोकेड के आईपी नेटवर्किंग व्यवसाय को एरिस इंटरनेशनल को बेच दिया। फिर भी ब्रोकेड के फाइबर चैनल व्यवसाय ने ब्रॉडकॉम के स्टोरेज सॉल्यूशंस पोर्टफोलियो को मजबूत किया, जिससे यह डेल और एचपी जैसे ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सप्लायर बन गया। इस अधिग्रहण ने ब्रॉडकॉम के रेवेन्यू में योगदान दिया, जो 2017 में $17.636 बिलियन तक पहुंच गया। सीए टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण 2018 में ब्रॉडकॉम ने सीए टेक्नोलॉजीज को $18.9 बिलियन में खरीदा, जो सॉफ्टवेयर क्षेत्र में इसका पहला बड़ा कदम था। सीए टेक्नोलॉजीज एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस में विशेषज्ञता रखता था, जिसमें मेन फ्रेम, क्लाउड प्रबंधन और डेवऑप्स उपकरण शामिल थे। इस अधिग्रहण ने ब्रॉडकॉम को सेमीकंडक्टर केंद्रित कंपनी से एक विविध प्रौद्योगिकी प्रदाता में बदल दिया, जिसने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों में काम किया। सीए टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण ब्रॉडकॉम के लिए एक रणनीतिक कदम था। सीए टेक्नोलॉजीज का अधिग्रहण ब्रॉडकॉम के लिए एक रणनीतिक कदम था, क्योंकि इसने कंपनी को स्थिर आवर्ती रेवेन्यू धाराएं प्रदान की, जो सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल से उत्पन्न होती थी। इस कदम ने ब्रॉडकॉम को क्लाउड कंप्यूटिंग और डिजिटल परिवर्तन बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। 2018 में ब्रॉडकॉम का रेवेन्यू $20.848 बिलियन तक पहुंच गया, जिसमें सॉफ्टवेयर सेगमेंट का योगदान महत्वपूर्ण था। सीमेंटेक एंटरप्राइज सिक्योरिटी अधिग्रहण 2019 में ब्रॉडकॉम ने सीमेंटेक कॉरपोरेशन के एंटरप्राइज सिक्योरिटी व्यवसाय को $10.7 बिलियन में खरीदा। सीमेंटेक साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस में लीडर था और इसका एंटरप्राइज डिवीजन क्लाउड सिक्योरिटी, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन और डेटा लॉस प्रिवेंशन जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखता था। इस अधिग्रहण ने ब्रॉडकॉम के सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो को और मजबूत किया और इसे साइबर सिक्योरिटी बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बनाया। सीमेंटेक के एकीकरण ने ब्रॉडकॉम को एंटरप्राइज ग्राहकों जैसे बैंकों, सरकारों और बड़े निगमों के लिए व्यापक सॉल्यूशंस प्रदान करने में सक्षम बनाया। इस अधिग्रहण ने कंपनी के रेवेन्यू मिश्रण को और विविधीकृत किया, जिससे 2019 में इसका रेवेन्यू $22.597 बिलियन तक पहुंच गया। VMware अधिग्रहण 2022-23 ब्रॉडकॉम का सबसे बड़ा और सबसे महत्वाकांक्षी अधिग्रहण 2022 में VMware का $69 बिलियन में हुआ, जो 2023 में पूरा हुआ। VMware वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर में वैश्विक नेता है, जिसके उत्पाद डेटा सेंटर, हाइब्रिड क्लाउड और मल्टी क्लाउड वातावरण में उपयोग किए जाते हैं। इस अधिग्रहण ने ब्रॉडकॉम को सॉफ्टवेयर उद्योग में एक जायंट बनाया, जिससे इसकी राजस्व धारा यानी रेवेन्यू धारा, पैसों की धारा, इनकम की धारा, उसमें सॉफ्टवेयर का हिस्सा 42% तक पहुंच गया। VMware का अधिग्रहण कई नियामक बाधाओं का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से यूरोपियन यूनियन और चीन में। हालांकि ब्रॉडकॉम ने इन चुनौतियों को पार किया और VMware को अपने इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर डिवीजन में एकीकृत किया।
इस अधिग्रहण में ब्रॉडकॉम को माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजॉन वेब सर्विसेज और गूगल क्लाउड जैसे हाइपर स्केल क्लाउड प्रोवाइडर के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में ला खड़ा किया। 2024 में ब्रॉडकॉम का रेवेन्यू 51.574 बिलियन डॉलर पहुंच गया, जिसमें वीएमवेयर का योगदान महत्वपूर्ण था। अधिग्रहण रणनीति का प्रभाव। तो ब्रॉडकॉम की अधिग्रहण रणनीति, जिसका नेतृत्व सीईओ वॉक टेन ने किया, जिन्होंने कंपनी को कई तरह से लाभ पहुंचाया। सबसे पहले इसने कंपनी को उत्पाद पोर्टफोलियो को विविधीकृत किया, जिससे यह सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों में लीडर बन गई। दूसरा, अधिग्रहणों ने स्थिर आवर्ती रेवेन्यू धाराएं प्रदान की, विशेष रूप से सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल से। तीसरा, इन कदमों ने ब्रॉडकॉम को डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी जैसे उच्च विकास वाले बाजारों में प्रवेश करने में सक्षम बनाया। हालांकि अधिग्रहणों ने नियामक जांच और एकीकरण चुनौतियों को भी जन्म दिया। उदाहरण के लिए वीएमवेयर अधिग्रहण को अंतिम रूप देने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा और सीमेंटेक एकीकरण ने कर्मचारी टर्नओवर और परिचालन जटिलताओं को बढ़ाया। फिर भी ब्रॉडकॉम की लागत अनुशासन और परिचालन दक्षता ने इन चुनौतियों को कम करने में मदद की। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो ब्रॉडकॉम इंक के प्रमुख अधिग्रहणों ने इसे एक सेमीकंडक्टर कंपनी से एक विविध प्रौद्योगिकी दिग्गज में बदल दिया। ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन, ब्रोकेड, सीए टेक्नोलॉजी, सीमेंटेक और वीएमवेयर के अधिग्रहणों ने कंपनी के रेवेन्यू को 2009 के 1.484 बिलियन डॉलर से 2024 के 51.574 बिलियन डॉलर तक पहुंचाया। ये रणनीतिक कदम कंपनी की तकनीकी क्षमताओं, बाजार पहुंच और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे। अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम के तकनीकी नवाचारों जैसे एआई, 5G और नेटवर्किंग चिप्स पर ध्यान देंगे, जो इसकी सफलता का एक अन्य प्रमुख स्तंभ रहे हैं। अध्याय 5, तकनीकी नवाचार। तो ब्रॉडकॉम इंक की सफलता का एक प्रमुख आधार इसकी तकनीकी नवाचारों की क्षमता है। कंपनी ने सेमीकंडक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर क्षेत्रों में अग्रणी प्रौद्योगिकियों का विकास किया है, जो डेटा सेंटर, वायरलेस कम्युनिकेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला रहे हैं। यह अध्याय ब्रॉडकॉम के प्रमुख तकनीकी नवाचारों जैसे हाई परफॉर्मेंस नेटवर्किंग चिप्स, वायरलेस सॉल्यूशंस और कस्टम ASIC डिजाइनों पर केंद्रित है, जो कंपनी को प्रौद्योगिकी उद्योग में अग्रणी बनाते हैं। इन नवाचारों ने ब्रॉडकॉम को गूगल, मेटा और ओपन AI जैसे हाइपर स्केल क्लाइंट्स के लिए एक विश्वसनीय भागीदार बनाया है। नेटवर्किंग चिप्स में नेतृत्व। तो ब्रॉडकॉम ने डेटा सेंटर्स और नेटवर्किंग के लिए हाई परफॉर्मेंस स्विचिंग चिप्स के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कंपनी की जेरिको और टॉम हॉक सीरीज के चिप्स डेटा सेंटर्स में डेटा ट्रांसफर की गति और दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण रहे हैं। उदाहरण के लिए जेरिको 2, यह चिप हाई डेंसिटी स्केलेबल नेटवर्किंग के लिए डिजाइन की गई थी, जो डेटा सेंटर्स में 400G कनेक्टिविटी को सक्षम बनाती है। टोमाहोक 3 2018 में लॉन्च। यह 12.8 टेराबाइट प्रति सेकंड की स्विचिंग क्षमता प्रदान करता है, जो क्लाउड डेटा सेंटर्स के लिए आदर्श है। टोमाहोक 4 2020 में पेश किया गया। यह 25.6 टेराबाइट पर सेकंड की क्षमता के साथ अगली पीढ़ी की नेटवर्किंग को समर्थन देता है। टोमाहोक 5 2022 में लॉन्च हुआ। यह 51.2 टेराबाइट पर सेकंड की स्विचिंग क्षमता के साथ दुनिया का पहला चिप था, जो AI और मशीन लर्निंग वर्कलोड के लिए अनुकूलित है। ये चिप्स डेटा सेंटर्स में हाई स्पीड डेटा प्रोसेसिंग और कम विलंबता यानी लेटेंसी को सक्षम बनाते हैं, जो क्लाउड कंप्यूटिंग और AI अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रॉडकॉम की नेटवर्किंग चिप्स का उपयोग सिस्को, एरिस्टा
और जूनिपर जैसे प्रमुख नेटवर्किंग उपकरण निर्माताओं द्वारा किया जाता है। वायरलेस और कनेक्टिविटी सॉल्यूशन, तो ब्रॉडकॉम ने वायरलेस संचार के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं। 2020 में कंपनी ने BCM4389 चिप लॉन्च की, जो दुनिया का पहला वाईफाई 6E चिप था। यह चिप 6 गीगाहर्ट्ज बैंड का उपयोग करती है, जो तेज और कम भीड़भाड़ वाले वायरलेस नेटवर्क प्रदान करती है। BCM4389 ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेज में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया, जिसे एप्पल और सैमसंग जैसे निर्माताओं ने अपनाया। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम ने 5G तकनीक के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी फ्रंट एंड मॉड्यूल्स और फिल्टर्स विकसित किए। ये घटक 5G स्मार्टफोन्स और बेस स्टेशनों में उपयोग किए जाते हैं, जो हाई स्पीड और विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करते हैं। कंपनी के एफ बार यानी फिल्म बल्क एक्यूटिक रिसोनेटर FBAR फिल्टर्स ने मोबाइल डिवाइसेज में सिग्नल की गुणवत्ता को बढ़ाया, जिससे ब्रॉडकॉम को 5G बाजार में एक मजबूत स्थिति प्राप्त हुई। AI और कस्टम ASIC डिजाइन, ब्रॉडकॉम ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के लिए कस्टम ASIC यानी एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसके क्षेत्र में नेतृत्व स्थापित किया है। कंपनी गूगल के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट TPUs जैसे XPUs यानी एक्सेलरेटेड प्रोसेसिंग यूनिट्स, XPUs का मतलब होता है XPUs डिजाइन करती है, जो क्लाउड आधारित AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्कलोड के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम ने मेटा, बाइटडांस और OpenAI जैसे हाइपरस्केल क्लाइंट्स के लिए कस्टम AI इंट्रेंस चिप्स विकसित किए हैं। 2023 में ब्रॉडकॉम ने OpenAI के साथ साझेदारी में एक AI इंफ्रेंस चिप लॉन्च किया, जो बड़े भाषा मॉडल जैसे ChatGPT को शक्ति प्रदान करता है। ये चिप्स ऊर्जा दक्षता और उच्च प्रदर्शन के लिए अनुकूलित है, जो AI प्रशिक्षण और अनुमान के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रॉडकॉम का अनुमान है कि 2024 में इसके AI संबंधित रेवेन्यू $11 बिलियन का योगदान होगा, जो कंपनी की कुल आय का लगभग 22% है। ऑप्टिकल और स्टोरेज सॉल्यूशंस, तो ब्रॉडकॉम ने ऑप्टिकल और स्टोरेज तकनीकों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। 2023 में कंपनी ने 5 नैनोमीटर 100G लैन ऑप्टिकल PAM4 DSP-PHY लॉन्च किया, जो डेटा सेंटर्स में हाई स्पीड ऑप्टिकल कनेक्टिविटी को सक्षम बनाता है। यह टेक्नोलॉजी 800G और 1.6T एथरनेट कनेक्शन को समर्थन देती है, जो अगली पीढ़ी के डेटा सेंटर्स के लिए आवश्यक है। स्टोरेज के क्षेत्र में ब्रॉडकॉम के फाइबर चैनल होस्ट बस एडाप्टर्स और RAID कंट्रोलर्स का उपयोग डेल, HPE और लेनोवो जैसे निर्माताओं द्वारा किया जाता है। ये सॉल्यूशंस डेटा सेंटर्स में डेटा स्टोरेज और रिट्रीवल की दक्षता को बढ़ाते हैं, जो क्लाउड और एंटरप्राइज अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण है। अनुसंधान और विकास में निवेश की बात करें तो ब्रॉडकॉम की नवाचार रणनीति इसके मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर निवेश पर आधारित है। 2024 में कंपनी ने अपने रेवेन्यू का लगभग 15% अनुसंधान और विकास पर खर्च किया, जो $7.7 बिलियन के बराबर है। इस इन्वेस्टमेंट में ब्रॉडकॉम को 5 nm से 3 nm प्रोसेस नोड्स पर आधारित अगली पीढ़ी के सेमीकंडक्टर्स विकसित करने में सक्षम बनाया। कंपनी के वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र विशेष रूप से भारत के बेंगलोर और हैदराबाद में, जिसने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर डिजाइन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ब्रॉडकॉम ने अपने पेटेंट पोर्टफोलियो को भी विस्तारित किया, जिसमें 2024 तक 20,000 से अधिक पेटेंट शामिल है। ये पेटेंट नेटवर्किंग, वायरलेस और AI तकनीकों को कवर करते हैं, जो कंपनी को प्रतिस्पर्धी लाभ प्रदान करते हैं। चुनौतियां और प्रतिस्पर्धा,
तो तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में ब्रॉडकॉम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सेमीकंडक्टर उद्योग में एनवीडिया, एएमडी और कोलाकॉम जैसे प्रतिस्पर्धियों ने एआई और नेटवर्किंग चिप्स में तीव्र प्रतिस्पर्धा प्रस्तुत की। इसके अलावा सेमीकंडक्टर विनिर्माण में जटिलता और लागत में वृद्धि ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट खर्चों को बढ़ाया। ब्रॉडकॉम ने टीएसएमसी जैसे फाउंड्री पार्टनर्स के साथ सहयोग करके और लागत दक्षता पर ध्यान केंद्रित करके इन चुनौतियों का सामना किया। बाजार प्रभाव की बात करें तो ब्रॉडकॉम के नवाचारों ने प्रौद्योगिकी उद्योग पर गहरा प्रभाव डाला है। कंपनी के नेटवर्किंग चिप्स ने डेटा सेंटर्स की क्षमता को बढ़ाया, जिससे अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड जैसे प्रदाताओं को लाभ हुआ। इसके वाईफाई 6E और 5G सॉल्यूशंस ने मोबाइल कनेक्टिविटी को बदल दिया, जबकि एआई चिप्स ने जनरेटिव एआई और मशीन लर्निंग के विकास को गति दी। अब निष्कर्ष पर आते हैं तो ब्रॉडकॉम इंक के तकनीकी नवाचार कंपनी की सफलता का एक केंद्रीय स्तंभ रहे हैं। जेरिको और टॉम हॉक सीरीज, वाईफाई 6E, 5G रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल्स और कस्टम एआई चिप्स जैसे उत्पादों ने ब्रॉडकॉम को डेटा सेंटर, वायरलेस और एआई बाजारों में अग्रणी बनाया। इसके मजबूत रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश और वैश्विक इंजीनियरिंग नेटवर्क ने इसे तकनीकी नेतृत्व बनाए रखने में सक्षम बनाया। अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम के नेतृत्व और प्रबंधन पर ध्यान देंगे, विशेष रूप से सीईओ हॉक टेन की भूमिका पर, जिन्होंने कंपनी के विकास को आकार दिया। अध्याय 6, नेतृत्व और प्रबंधन। ब्रॉडकॉम इंक की सफलता में इसके नेतृत्व और प्रबंधन की रणनीतिक दृष्टि और परिचालन अनुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ हॉक टेन और चेयरमैन हेनरी सैमुअली, जिसने ब्रॉडकॉम को एक वैश्विक प्रौद्योगिकी दिग्गज के रूप में स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाई है। यह अध्याय ब्रॉडकॉम के नेतृत्व की शैली, प्रमुख प्रबंधन निर्णयों और कंपनी की संगठनात्मक संस्कृति पर केंद्रित है, जो इसके विकास, अधिग्रहणों और तकनीकी नवाचारों को संचालित करने में महत्वपूर्ण रहे हैं। हॉक टेन, रणनीतिक दूरदर्शी। हॉक टेन ने 2006 में एवागो टेक्नोलॉजीज के सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला और तब से ब्रॉडकॉम की परिवर्तनकारी यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं। एमआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में एमबीए की डिग्री प्राप्त करने वाले हॉक टेन ने अपने करियर की शुरुआत जनरल मोटर्स और पेप्सिको जैसे संगठनों में फाइनेंस और परिचालन भूमिकाओं में की। उनके अनुभव ने उन्हें लागत अनुशासन, रणनीतिक अधिग्रहण और परिचालन दक्षता में विशेषज्ञता प्रदान की, जो ब्रॉडकॉम की रणनीति का आधार बनी। हॉक टेन की नेतृत्व शैली को प्रदर्शन आधारित और डेटा संचालित के रूप में वर्णित किया जाता है। उन्होंने एवागो को एक मध्यम आकार की सेमीकंडक्टर कंपनी से $1 ट्रिलियन से अधिक की मार्केट कैप वाली वैश्विक जायंट में बदल दिया। उनकी रणनीति में 3 प्रमुख तत्व शामिल हैं: उच्च मार्जिन उत्पादों पर ध्यान देना, रणनीतिक अधिग्रहणों के माध्यम से विस्तार करना और लागत अनुशासन। ये 3 प्रमुख तत्व हैं। हॉक टेन ने गैर प्रमुख व्यवसायों को बेचने और संसाधनों को उच्च विकास वाले क्षेत्रों में पुनः आवंटित करने पर जोर दिया, जैसे 2016 में आईओटी व्यवसायों को साइप्रेस सेमीकंडक्टर को $550 मिलियन में बेचना। हॉक टेन ने ब्रॉडकॉम के सबसे बड़े अधिग्रहणों का नेतृत्व किया, जिसमें 2016 में ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन 37 बिलियन, 2018 में सीए टेक्नोलॉजी, 2022 में VMware ये शामिल है। इन डील्स ने ब्रॉडकॉम को सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों में एक शक्तिशाली खिलाड़ी बनाया। हॉक टेन की क्षमता नियामक बाधाओं को नेविगेट करने और जटिल एकीकरण को प्रबंधित करने में उनकी सफलता का एक महत्वपूर्ण कारक रही है। उदाहरण के लिए VMware अधिग्रहण को अंतिम रूप देने के लिए यूरोपियन यूनियन
और चीन में नियामक अनुमोदन प्राप्त करने में 1 वर्ष से अधिक समय लगा, लेकिन टेन के नेतृत्व ने इसे सफल बनाया। हेनरी सैमुअली तकनीकी दूरदर्शी। हेनरी सैमुअली ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन के सह संस्थापक और ब्रॉडकॉम इंक के चेयरमैन कंपनी की तकनीकी दिशा को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं। यूसीएलए से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी के साथ सैमुअली ने 1991 में ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन की स्थापना की, जो वायरलेस और ब्रॉडबैंड तकनीकों में अग्रणी बनी। 2016 में एवागो द्वारा ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन के अधिग्रहण के बाद सैमुअली ने ब्रॉडकॉम इंक के चेयरमैन के रूप में अपनी भूमिका निभाई और कंपनी के अनुसंधान और विकास प्रयासों को निर्देशित किया। सैमुअली ने ब्रॉडकॉम के पेटेंट पोर्टफोलियो के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसमें 2024 तक 20,000 से अधिक पेटेंट शामिल हैं। उनके तकनीकी नेतृत्व ने कंपनी को वाईफाई, 5G और AI चिप्स जैसे क्षेत्रों में अग्रणी बनाया। सैमुअली ने ब्रॉडकॉम के वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र, विशेष रूप से भारत के बेंगलोर और हैदराबाद में उनको मजबूत करने में भी भूमिका निभाई, जहां सॉफ्टवेयर और सेमीकंडक्टर डिजाइन में नवाचार किए जाते हैं। प्रबंधन रणनीति की बात करें तो ब्रॉडकॉम की प्रबंधन रणनीति लागत, दक्षता, परिचालन, अनुशासन और रणनीतिक निवेश पर आधारित है। वॉक 10 ने एक दुबली संगठनात्मक संरचना लागू की, जिसमें गैर प्रमुख व्यवसायों को समाप्त करना और संसाधनों को उच्च विकास वाले क्षेत्रों जैसे AI और क्लाउड कंप्यूटिंग में केंद्रित करना शामिल था। उदाहरण के लिए 2014 में कंपनी ने अपने SSD कंट्रोलर व्यवसाय को सीएगेट को $450 मिलियन में और LSI के एक्सिया को ASSIA एक्सिया नेटवर्किंग व्यवसाय को इंटेल को $650 मिलियन में बेच दिया। इन निर्णयों ने ब्रॉडकॉम को अपने पैसों को अधिक लाभकारी क्षेत्रों में पुनर्निवेश करने में सक्षम बनाया। कंपनी की प्रबंधन शैली डेटा संचालित निर्णय लेने पर आधारित है। टेन ने प्रदर्शन मैट्रिक्स और ROI यानी रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पर जोर दिया, जिसने अधिग्रहणों और निवेशकों को इन्वेस्टमेंट्स को मार्गदर्शन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम ने कर्मचारी प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने के लिए स्टॉक आधारित मुआवजा प्रणाली लागू की, जिसने प्रतिभा को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद की। संगठनात्मक संस्कृति पर बात करें तो ब्रॉडकॉम की संगठनात्मक संस्कृति नवाचार, सहयोग और परिणाम उन्मुखता पर आधारित है। कंपनी ने अपने कर्मचारियों को तकनीकी उत्कृष्टता और ग्राहक केंद्रित समाधानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। 2024 तक ब्रॉडकॉम में 37,000 कर्मचारी कार्यरत थे, जिनमें से कई भारत, सिंगापुर और यूरोप में इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्रों में कार्य करते थे। कंपनी ने विविधता और समावेशन पर भी ध्यान दिया, विशेष रूप से अपने वैश्विक कार्यबल में महिलाओं और अल्पसंख्यक समूहों को बढ़ावा देने के लिए। हालांकि ब्रॉडकॉम की संस्कृति को कुछ आलोचकों ने अत्यधिक प्रदर्शन उन्मुख और लागत केंद्रित माना है। अधिग्रहणों के बाद जैसे CA टेक्नोलॉजीज और VMware कंपनी ने कर्मचारी छंटनी और पुनर्गठन लागू किए, जिससे कुछ क्षेत्रों में असंतोष पैदा हुआ। फिर भी हॉक 10 ने उनके नेतृत्व ने यह सुनिश्चित किया कि ये कदम कंपनी के दीर्घकालिक विकास लक्ष्यों के अनुरूप हो। नेतृत्व की चुनौतियों की बात करें तो ब्रॉडकॉम के नेतृत्व को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2018 में कंपनी का क्वालकॉम अधिग्रहण $117 बिलियन में करने का प्रयास अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण अवरुद्ध कर दिया गया। इसके अतिरिक्त यूरोपियन यूनियन और अमेरिका में एंटीट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन में कंपनी के अधिग्रहणों और व्यापार प्रथाओं की इन्वेस्टिगेशन की। हॉक 10 ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए नियामक निकायों के साथ सहयोग किया और कंपनी की रणनीति को समायोजित किया, जैसे VMware अधिग्रहण में नियामक शर्तों को स्वीकार करना। नेतृत्व के प्रभाव पर बात करें तो हॉक 10 और हेनरी सैमुअली के
ब्रॉडकॉम को 51.574 बिलियन डॉलर के रेवेन्यू और 1 ट्रिलियन की मार्केट कैप के साथ वैश्विक नेता बनाया। 10 की रणनीतिक अधिग्रहण और लागत अनुशासन ने कंपनी को वित्तीय रूप से मजबूत बनाया, जबकि सैमुअली की तकनीकी विशेषज्ञता ने इसके नवाचार को बढ़ावा दिया। उनके संयुक्त प्रयासों ने ब्रॉडकॉम को एआई, 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उभरते बाजारों में अग्रणी बनाया। अब आते हैं कंक्लूजन पर। तो ब्रॉडकॉम इंक का नेतृत्व विशेष रूप से वॉक टेन और हेनरी सैमुअली ने कंपनी की सफलता को आकार दिया है। टेन की रणनीतिक दृष्टि और परिचालन अनुशासन ने ब्रॉडकॉम को अधिग्रहणों और लागत दक्षता के माध्यम से विस्तार करने में सक्षम बनाया, जबकि सैमुअली की तकनीकी विशेषज्ञता जिसने इसके नवाचारों को संचालित किया। अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम के वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करेंगे, जो इसकी रणनीतिक और परिचालन सफलता का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं अध्याय 7, वित्तीय प्रदर्शन। ब्रॉडकॉम इंक की वित्तीय यानी फाइनेंशियल सफलता इसकी रणनीतिक अधिग्रहण यानी रणनीतिक रूप से दूसरी कंपनियों को खरीदना, ये एक तो चीज। दूसरा, टेक्नोलॉजी इनोवेशन और परिचालन दक्षता का प्रत्यक्ष परिणाम है दोस्तों। ये जो इसकी सफलता इसको मिली कंपनी को, वो दूसरी कंपनियों को खरीदना, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन करना और परिचालन दक्षता को अच्छे से परिचालन करना यानी ऑपरेट करना कंपनी को, इसके परिणाम इसको सफलता मिल पाई है। अब कंपनी ने पिछले 1.5 दशक में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की है, जिसने इसे प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में एक अग्रणी खिलाड़ी बनाया है। हमारा ये 7वां अध्याय ब्रॉडकॉम के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का विस्तृत विश्लेषण करता है, जिसमें इसकी रेवेन्यू में वृद्धि यानी रेवेन्यू जो जनरेट होता है कंपनी का, उसमें वृद्धि, प्रॉफिटेबिलिटी, स्टॉक परफॉर्मेंस यानी शेयर मार्केट में परफॉर्मेंस और प्रमुख वित्तीय मैट्रिक्स शामिल है इस अध्याय में। इसका विश्लेषण किया है हमने। अब 2009 में 1.484 बिलियन डॉलर के राजस्व के साथ 2024 में 51.574 बिलियन डॉलर तक की यात्रा कंपनी की रणनीतिक दूरदर्शिता और बाजार अनुकूलन क्षमता को दर्शाती है। सबसे पहले नजर मारते हैं रेवेन्यू में वृद्धि पर। तो ब्रॉडकॉम का रेवेन्यू 2009 में दोस्तों एवागो टेक्नोलॉजीज के रूप में सार्वजनिक होने के बाद से तेजी से बढ़ा है। आपको शायद समझ में ना आया हो तो मैं बता दूं कि एवागो टेक्नोलॉजी जो कंपनी का पहला नाम था, दूसरा नाम था, उसके बाद उन्होंने ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन को खरीदा और कंपनी का नाम ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन कर दिया। तो जब उसका नाम एवागो टेक्नोलॉजी था 2009 में, तो उसके रूप में सार्वजनिक जब हुई कंपनी शेयर मार्केट में, उसके बाद तेजी से बढ़ा है। जब पब्लिक ने पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, तब से इसका रेवेन्यू तेजी से बढ़ा है। अब नीचे लिखे हुए प्रमुख वर्षों में जो मैं बताऊंगा आपको, कंपनी के रेवेन्यू की प्रगति दर्शाई गई है। 2009 से शुरू करते हैं तो 1.484 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू एवागो का आईपीओ वर्ष था 2009 का, जिसमें कंपनी ने सेमीकंडक्टर बाजार में अपनी स्थिति स्थापित की। 2013 $2.520 बिलियन एलएसआई कॉरपोरेशन के अधिग्रहण ने डेटा सेंटर और स्टोरेज सॉल्यूशंस यानी जो स्टोरेज हम वीडियो या कोई भी HTML या जो कुछ भी कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, तो उस स्टोरेज के सॉल्यूशन कंपनी ने दूसरी कंपनियों को दिए, तो उसने विस्तार को बढ़ावा दिया। 2015 में जो अधिग्रहण किया $6.824 बिलियन में PLX टेक्नोलॉजी का, और इम्यूलेक्स अधिग्रहणों ने नेटवर्किंग और स्टोरेज पोर्टफोलियो को मजबूत किया। 2016 में $13.240 बिलियन। अब ये इतने अधिग्रहण किए हैं, ये एक प्रकार की रणनीति है दोस्तों। इतने अधिग्रहण बिलियंस ऑफ डॉलर में अधिग्रहण करना, ये कंपनी की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। तो
ब्रॉडकॉम कॉरपोरेशन के $37 बिलियन में दोस्तों अधिग्रहण ने वायरलेस और ब्रॉडबैंड सॉल्यूशंस को जोड़ा। वायरलेस मतलब ब्लूटूथ, ये जो मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ ब्लूटूथ माइक्रोफोन से, ये सब कुछ वायरलेस टेक्नोलॉजी है। और ब्रॉडबैंड सॉल्यूशंस को जोड़ा। इस तरह कंपनी ने दूसरी कंपनियों का अधिग्रहण किया और वायरलेस और ब्रॉडबैंड में सॉल्यूशन को अपने कंपनी के प्रोडक्ट लाइन में जोड़ा। अब 2018 में $20.848 बिलियन किसका अधिग्रहण किया था? CA टेक्नोलॉजीज का। इस अधिग्रहण ने सॉफ्टवेयर रेवेन्यू धाराओं को शुरू किया। सॉफ्टवेयर से रेवेन्यू यानी इनकम की, पैसों की धारा आना शुरू हुई। 2023 में $35.819 बिलियन। आप शायद मैं आपको काम देना चाहूंगा कि ये कितना बिलियन डॉलर में इसने अधिग्रहण किया है, उसको काउंट करना आप, फिर इसका वैल्यूएशन कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है आप सोचेंगे। अब VMware $35.819 बिलियन में VMware का अधिग्रहण किया, जिसके एकीकरण ने कंपनी के साथ एकीकरण हुआ तो उसने सॉफ्टवेयर रेवेन्यू को बढ़ाया। 7.9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई। 2024 में $51.574 बिलियन। AI और VMware सॉल्यूशंस की मांग ने रेवेन्यू को अभूतपूर्व जो पहले नहीं हुआ था, इस लेवल तक पहुंचाया दोस्तों, $51.574 बिलियन तक। 2024 की बात करें तो 2024 में ब्रॉडकॉम का रेवेन्यू 58% सेमीकंडक्टर सॉल्यूशन से आता था और 42% इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर से प्राप्त हुआ। जो 2024 वित्तीय वर्ष 2024 की बात करें तो जो कंपनी के विविध राजस्व यानी रेवेन्यू मॉडल को दर्शाता है, विशेष रूप से AI संबंधित रेवेन्यू जैसे कस्टम ASIC और नेटवर्किंग चिप्स, जिसने 2024 में $11 बिलियन का योगदान दिया, जो कुल रेवेन्यू का 22% था। अब प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन की बात करते हैं तो ब्रॉडकॉम की प्रॉफिटेबिलिटी इसकी लागत अनुशासन यानी लागत जो आती है प्रोडक्ट बेचने बनाने में जो लागत आती है उसमें डिसिप्लिन यानी लागत न तो बढ़ने देते हैं न कम होने देते हैं, उसमें पूरा का पूरा डिसिप्लिन है कंपनी का। और उच्च मार्जिन उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने के परिणाम इसकी लाभप्रदता इसके परिणाम है। अब 2024 में कंपनी की शुद्ध आय नेट इनकम $5.895 बिलियन थी दोस्तों, जो इसने इन्वेस्टमेंट किया दूसरी कंपनियों को खरीद कर, उसके परिणाम स्वरूप इसका रेवेन्यू अपने आप बढ़ा। अब इसकी जो नेट इनकम थी वो $5.895 बिलियन थी, जो इसके परिचालन दक्षता को दर्शाती है कि कंपनी को ऑपरेट कैसे किया जाता है। कंपनी का सफल मार्जिन यानी ग्रोस मार्जिन लगातार 60% से अधिक रहा है, जो सेमीकंडक्टर उद्योग में इसके प्रतिस्पर्धियों जैसे क्वालकॉम और एनवीडिया की तुलना में उच्च लेवल पर है। कंपनी ने सॉफ्टवेयर व्यवसाय विशेष रूप से CA टेक्नोलॉजीज और VMware से स्थिर और आवर्ती रेवेन्यू धाराएं उत्पन्न की। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और सब्सक्रिप्शन मॉडल ने 2024 में 90% से अधिक मार्जिन के साथ रेवेन्यू में योगदान दिया। 90% से अधिक मार्जिन के साथ रेवेन्यू में योगदान दिया। अब इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम ने अधिग्रहणों के बाद पुनर्गठन और लागत कटौती में मध्यम से परिचालन खर्चों को अनुकूलित किया, जिसने इसकी प्रॉफिटेबिलिटी को और बढ़ाया। अब स्टॉक परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं तो ब्रॉडकॉम का स्टॉक AVGO नेस्डेक पर 2009 में अपने IPO के बाद से असाधारण दोस्तों प्रदर्शन कर रहा है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस कंपनी में 2010 के दशक में कंपनी ने 1956% का रिटर्न दिया इन्वेस्टर जो थे उनको, जो S&P 500 की तुलना में काफी अधिक था। 2024 में ब्रॉडकॉम की मार्केट कैपिटलाइजेशन $1 ट्रिलियन से अधिक हो गई। दोस्तों इतना इन्वेस्टमेंट किया, बिलियंस ऑफ डॉलर में दूसरी कंपनियों को खरीदा, जिसके कारण इसका मार्केट कैप $1 ट्रिलियन से अधिक हो गया।
जिसमें इसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे दिग्गजों के साथ विश्व की टॉप कंपनियों में शामिल किया। कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को जिन्होंने शेयर खरीदे हैं कंपनी को, उन लोगों को लगातार लाभांश यानी डिविडेंड प्रदान किया है। 2024 में ब्रॉडकॉम ने पर शेयर $2.12 का तिमाही लाभांश यानी 3 महीने का प्रॉफिट घोषित किया, जो इसकी मजबूत नकद प्रवाह यानी कैश फ्लो स्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने शेयर बायबैक प्रोग्राम्स के माध्यम से पूंजी को यानी पैसों को शेयर धारकों को वापस किया, जिसने स्टॉक प्राइस को और समर्थन दिया। अब वित्तीय रणनीति पर नजर डालते हैं तो ब्रॉडकॉम की वित्तीय रणनीति सीईओ होक टेन के नेतृत्व में लागत अनुशासन और रणनीतिक निवेश पर केंद्रित रही है। कंपनी ने गैर प्रमुख व्यवसायों को बेचकर और संसाधनों को उच्च विकास वाले क्षेत्रों जैसे एआई और क्लाउड कंप्यूटिंग में पुनर्निवेश करके अपनी पूंजी को अनुकूलित किया। उदाहरण देते हैं कि 2016 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स व्यवसाय की बिक्री और 2014 में एसएसडी और एक्सिया व्यवसायों की बिक्री ने ब्रॉडकॉम को अपने मुख्य दक्षताओं पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम बनाया। कंपनी ने अधिग्रहणों के लिए डेब्ट यानी लोन का उपयोग किया। जैसे VMware अधिग्रहण के लिए $32 बिलियन का लोन लिया था कंपनी ने। हालांकि ब्रॉडकॉम ने अपने मजबूत कैश फ्लो के माध्यम से इन ऋण को तेजी से लोन को भी कम किया। 2024 में कंपनी का फ्री कैश फ्लो $18 बिलियन से अधिक था, जो इसकी फाइनेंशियल स्थिरता को दर्शाता है। अब हाल के वित्तीय परिणाम की बात करें तो 2025 के वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही मतलब Q1 फाइनेंशियल ईयर 2025, Q1 मतलब पहली तिमाही और फाइनेंशियल ईयर 2025 की पहली तिमाही, Q1 यानी पहली तिमाही, Q2 यानी दूसरी तिमाही। तो पहली तिमाही में ब्रॉडकॉम ने $14.9 बिलियन का रेवेन्यू दर्ज किया, जो एआई चिप्स और VMware सॉफ्टवेयर की मांग से प्रेरित था। कंपनी ने 2025 के लिए पूरे वर्ष का रेवेन्यू अनुमान $50 बिलियन से अधिक रखा, जिसमें एआई रेवेन्यू का अनुमान $12 बिलियन था। VMware का एकीकरण और सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन मॉडल ने इस वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब चुनौतियों और जोखिम पर नजर डालते हैं तो ब्रॉडकॉम के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कई जोखिमों का सामना करना पड़ा। सेमीकंडक्टर उद्योग की चक्रीय प्रकृति और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान जैसे 2020-21 तक का चिप क्राइसिस, जिसने उत्पादन और लागत को प्रभावित किया। इसके अतिरिक्त अधिग्रहणों से संबंधित उच्च ऋण स्तर ने वित्तीय जोखिम को बढ़ाया। हालांकि ब्रॉडकॉम ने विविध रेवेन्यू धाराओं और परिचालन दक्षता के माध्यम से इन जोखिमों को भी कम किया। बाजार प्रभाव की बात करें तो ब्रॉडकॉम का वित्तीय प्रदर्शन प्रौद्योगिकी उद्योग में इसकी स्थिति को दर्शाता है। कंपनी की $1 ट्रिलियन मार्केट कैप और लगातार रेवेन्यू में वृद्धि ने इसे इन्वेस्टर्स के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाया। इसकी क्षमता एआई, 5G और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उभरते बाजारों में पूंजीकरण करने की ने इसे एनवीडिया और क्वालकॉम जैसे प्रतिस्पर्धियों से आगे रखा। अब दोस्तों आते हैं निष्कर्ष पर। तो ब्रॉडकॉम इंक का वित्तीय प्रदर्शन इसकी रणनीतिक अधिग्रहणों, तकनीकी नवाचारों और लागत अनुशासन का परिणाम है। दोस्तों इसका ये जो सफलता मिली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में, वो 2009 के $1.484 बिलियन से 2009 से 2024 तक $51.574 बिलियन तक की राजस्व वृद्धि, रेवेन्यू में वृद्धि, 1956% स्टॉक रिटर्न और $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप कंपनी की फाइनेंशियल ताकत को दर्शाती है। अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम की वैश्विक उपस्थिति और इसके अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन यानी अंतरराष्ट्रीय संचालन पर ध्यान देंगे, जो इसकी सफलता का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। अध्याय 8 वैश्विक उपस्थिति पर बात करते हैं
तो ब्रॉडकॉम इंक की वैश्विक उपस्थिति इसकी सफलता का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है, जो इसे विश्व स्तर पर प्रौद्योगिकी बाजारों में अग्रणी बनाती है। कंपनी का मुख्यालय पालो आल्टो कैलिफोर्निया में है, लेकिन इसकी अनुसंधान और विकास, विनिर्माण और बिक्री सुविधाएं उत्तरी अमेरिका, एशिया और यूरोप में फैली हुई है। 2024 तक ब्रॉडकॉम 37,000 कर्मचारियों के साथ संचालित होती है और इसके प्रोडक्ट एप्पल, डेल, एचपीई और रास्पबेरी पीआई जैसे वैश्विक ब्रांडों में उपयोग किए जाते हैं। यह अध्याय ब्रॉडकॉम की वैश्विक उपस्थिति, इसके क्षेत्रीय संचालन, आपूर्ति श्रृंखला और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रभाव को विस्तार से कवर करता है। वैश्विक संचालन और सुविधाओं पर बात करते हैं तो ब्रॉडकॉम का वैश्विक संचालन नेटवर्क इसके नवाचार और उत्पाद वितरण की रीढ़ है। कंपनी के प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र निम्नलिखित है। उत्तरी अमेरिका, पालो आल्टो कैलिफोर्निया में मुख्यालय के साथ ब्रॉडकॉम के पास सैन जोस, कोलोराडो और टेक्सास में प्रमुख रिसर्च एंड डेवलपमेंट और विनिर्माण सुविधाएं हैं। ये केंद्र सेमीकंडक्टर डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास और कॉरपोरेट प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण है। VMware का अधिग्रहण, जिसका मुख्यालय भी पालो आल्टो में है, जिसने उत्तरी अमेरिका में ब्रॉडकॉम की सॉफ्टवेयर क्षमताओं को और मजबूत किया। एशिया, तो ब्रॉडकॉम का एशिया में मजबूत आधार है, विशेष रूप से भारत, सिंगापुर और मलेशिया में। भारत में बेंगलोर और हैदराबाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र सेमीकंडक्टर डिजाइन, सॉफ्टवेयर विकास और AI चिप्स पर काम करते हैं। सिंगापुर का क्षेत्रीय मुख्यालय विनिर्माण केंद्र है, जबकि मलेशिया में पेनांग में विनिर्माण सुविधाएं हैं। यूरोप की बात करें तो ब्रॉडकॉम के यूरोप में यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और नेदरलैंड में कार्यालय है, जो बिक्री, तकनीकी सहायता और रिसर्च एंड डेवलपमेंट गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यूरोप में कंपनी की उपस्थिति CA टेक्नोलॉजीज और सीमेंटेक के अधिग्रहणों के बाद बढ़ी है, जिसने इसके सॉफ्टवेयर बाजार में प्रवेश को बढ़ावा दिया। ब्रॉडकॉम की वैश्विक उपस्थिति इसे स्थानीय यानी लोकल प्रतिभा पूल, लागत लाभ और क्षेत्रीय बाजारों की मांग को लाभ उठाने में सक्षम बनाती है। 2024 में कंपनी के 37,000 कर्मचारियों में से लगभग 40% एशिया में कार्यरत थे, जो क्षेत्र की रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की बात करें तो ब्रॉडकॉम की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की डिलीवरी के लिए महत्वपूर्ण है। कंपनी TSMC और ग्लोबल फाउंड्रीज जैसे फाउंड्री पार्टनर्स के साथ सहयोग करती है, ताकि इसके सेमीकंडक्टर उत्पाद उच्च गुणवत्ता और स्केल पर निर्मित हो। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम की अपनी विनिर्माण सुविधाएं, जैसे मलेशिया और सिंगापुर में रेडियो फ्रीक्वेंसी घटकों, ऑप्टिकल ट्रांसीवर्स और एनालॉग चिप्स का उत्पादन करती है। 2020-21 के वैश्विक चिप संकट ने ब्रॉडकॉम की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया, लेकिन कंपनी ने अपने फाउंड्री पार्टनर के साथ दीर्घकालिक कॉन्ट्रैक्ट और विविध विनिर्माण स्थानों के माध्यम से जोखिमों को कम किया। उदाहरण के लिए ब्रॉडकॉम ने TSMC के साथ $6.7 बिलियन के दीर्घकालिक आपूर्ति यानी सप्लाई समझौते पर हस्ताक्षर किए, ताकि 5 nm और 3 nm चिप्स का उत्पादन सुनिश्चित हो। ये रणनीति कंपनी को आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों से निपटने और ग्राहक मांग को पूरा करने में सक्षम बनाती है। वैश्विक बाजार प्रभाव पर बात करें तो ब्रॉडकॉम के प्रोडक्ट विश्व स्तर पर उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, डेटा सेंटर और औद्योगिक अनुप्रयोगों में उपयोग किए जाते हैं। कंपनी के प्रमुख ग्राहकों में शामिल है, इसकी मैं बात करता हूं तो कंपनी के प्रमुख ग्राहकों में उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल है। सबसे पहला, ब्रॉडकॉम के रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स और वाईफाई चिप्स एप्पल आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी और अन्य स्मार्टफोन्स में उपयोग किए जाते हैं। 2024 में एप्पल ब्रॉडकॉम का सबसे बड़ा ग्राहक था, जो इसके रेवेन्यू का लगभग 20% हिस्सा था। डेटा सेंटर्स दूसरा प्रमुख ग्राहक है। ब्रॉडकॉम के टोमाहोक और जेरिको चिप्स सिस्को, एरिस्टा और जूनिपर के नेटवर्किंग उपकरणों के माध्यम से उपयोग किए जाते हैं।
जो अमेज़न वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड जैसे हाइपर स्केल डेटा सेंटर्स को शक्ति प्रदान करते हैं। औद्योगिक और आईओटी ये भी एक प्रमुख ग्राहक है। तो ब्रॉडकॉम के ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेंसर रास्पबेरी पीआई और औद्योगिक स्वचालन प्रणालियों में उपयोग किए जाते हैं। कंपनी का सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो विशेष रूप से वीएमवेयर और सीए टेक्नोलॉजीज से बैंकों, सरकारों और बड़े निगमों जैसे वैश्विक एंटरप्राइज ग्राहकों को सेवा प्रोवाइड करता है। वीएमवेयर के वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड सॉल्यूशंस 2024 में 70% से अधिक फॉर्च्यून 500 कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। अब क्षेत्रीय रणनीतियों पर बात करते हैं। तो ब्रॉडकॉम ने प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट रणनीतियां अपनाई है। भारत की बात करें तो बेंगलोर और हैदराबाद में रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र एआई, 5G और सॉफ्टवेयर विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। भारत में 5000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत है ब्रॉडकॉम के, जो कंपनी के वैश्विक कार्यबल का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एशिया प्रशांत, सिंगापुर और मलेशिया में विनिर्माण और बिक्री सुविधाएं क्षेत्रीय मांग को पूरा करती है, विशेष रूप से 5G और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में। यूरोप की बात करें तो सीमेंटेक और सीए टेक्नोलॉजी के अधिग्रहण ने यूरोप में सॉफ्टवेयर बिक्री को बढ़ाया, विशेष रूप से साइबर सिक्योरिटी और क्लाउड प्रबंधन में। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो ये क्षेत्र ब्रॉडकॉम का सबसे बड़ा रेवेन्यू स्रोत है, जो 2024 में इसके कुल रेवेन्यू का 50% से अधिक हिस्सा था। अब चुनौतियों पर बात करते हैं तो ब्रॉडकॉम की वैश्विक उपस्थिति ने इसे कई चुनौतियों का सामना करने के लिए मजबूर किया है। भू राजनीतिक तनाव, जैसे अमेरिका चीन व्यापार युद्ध, जिसने आपूर्ति श्रृंखला और बाजार पहुंच को प्रभावित किया। 2018 में ब्रॉडकॉम का क्वालकॉम अधिग्रहण अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण अवरुद्ध कर दिया गया। इसके अतिरिक्त वैश्विक चिप संकट ने उत्पादन को प्रभावित किया, लेकिन ब्रॉडकॉम ने विविध आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से इसका सामना किया। अब निष्कर्ष पर आते हैं तो ब्रॉडकॉम इंक की वैश्विक उपस्थिति ने इसे प्रौद्योगिकी उद्योग में एक शक्तिशाली खिलाड़ी बनाया है। इसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट केंद्र, विनिर्माण सुविधाएं और बिक्री नेटवर्क ने कंपनी को वैश्विक मांग को पूरा करने और स्थानीय अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम बनाया। भारत और सिंगापुर जैसे क्षेत्रों में मजबूत उपस्थिति ने इसके नवाचार और उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाया, जबकि इसकी आपूर्ति श्रृंखला रणनीति ने जोखिमों को कम किया। अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी यानी सीएसआर पहलों को ध्यान देंगे, उस पर जो इसकी वैश्विक छवि और प्रभाव को और मजबूत करती है। तो अध्याय 9, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी। ब्रॉडकॉम इंक ने कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी को अपनी व्यावसायिक रणनीति का एक अभिन्न अंग बनाया है, जो पर्यावरणीय स्थिरता, सामुदायिक सहभागिता और नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं पर केंद्रित है। कंपनी की सीएसआर पहलों ने न केवल इसके वैश्विक प्रभाव को बढ़ाती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि यह एक जिम्मेवार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में कार्य करे। यह अध्याय ब्रॉडकॉम की सीएसआर गतिविधियों जैसे पर्यावरण पहल, सामुदायिक विकास, कर्मचारी कल्याण और नैतिक शासन पर ध्यान देता है, जो इसके दीर्घकालिक विकास और सामाजिक प्रभाव को समर्थन देते हैं। पर्यावरणीय स्थिरता की बात करते हैं अब, तो ब्रॉडकॉम ने पर्यावरणीय स्थिरता को अपनी प्रायोरिटी बनाया है, विशेष रूप से ऊर्जा कुशल उत्पादों और टिकाऊ विनिर्माण प्रथाओं के माध्यम से। कंपनी ने अपने सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस को पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए डिजाइन किया है। उदाहरण के लिए इसके टॉमहॉक 5 स्विचिंग चिप्स और वाईफाई 6E चिप्स जैसे BCM4389 ऊर्जा दक्षता को बढ़ाते हैं, जिससे डेटा सेंटर और उपभोक्ता डिवाइसेस में बिजली की खपत कम होती है। ये उत्पाद डेटा सेंटर्स में कार्बन उत्सर्जन को कम करने में योगदान देते हैं, जो वैश्विक डेटा उपयोग में 2% ऊर्जा खपत के लिए जिम्मेवार है। ब्रॉडकॉम ने अपनी विनिर्माण प्रक्रियाओं में भी स्थिरता को शामिल किया है। कंपनी ने 2024 तक अपने वैश्विक संचालन में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को 30% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था।
इसके अतिरिक्त सिंगापुर और मलेशिया में इसकी विनिर्माण सुविधाएं अपशिष्ट कटौती और जल संरक्षण कार्यक्रमों को लागू करती है। ब्रॉडकॉम ने 2023 में अपने जल उपयोग को 15% कम किया और 2025 तक शून्य अपशिष्ट यानी जीरो वेस्ट सुविधाओं को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। कंपनी ने अपने आपूर्ति श्रृंखला भागीदारों जैसे टीएसएमसी के साथ सहयोग करके टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा दिया है। टीएसएमसी के साथ ब्रॉडकॉम का $6.7 बिलियन का समझौता पर्यावरण अनुकूल 5 nm और 3 nm प्रोसेस नोड्स के उपयोग को प्राथमिकता देता है, जो ऊर्जा दक्षता में सुधार करता है। सामुदायिक सहभागिता की बात करें तो ब्रॉडकॉम सामुदायिक विकास और शिक्षा पर केंद्रित कई पहलों में कार्य शामिल है। कंपनी का ब्रॉडकॉम फाउंडेशन यानी STEM, एस का मतलब होता है साइंस, टी का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, ई का मतलब होता है इंजीनियरिंग एंड एम का मतलब होता है मैथमेटिक्स, इस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। 2024 में फाउंडेशन ने विश्व स्तर पर 5 लाख से अधिक छात्रों को STEM, जो मैंने उसका पूरा का पूरा नाम बताया है, उन कार्यक्रमों के माध्यम से समर्थन दिया, विशेष रूप से भारत, अमेरिका और सिंगापुर में। भारत में ब्रॉडकॉम ने बेंगलोर और हैदराबाद में स्थानीय विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी की ताकि इंजीनियरिंग छात्रों के लिए प्रशिक्षण और छात्रवृत्ति प्रदान की जाए, स्कॉलरशिप प्रदान की जा सके। कंपनी ने सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों उसमें भी निवेश किया है। 2023 में ब्रॉडकॉम के कर्मचारियों ने वैश्विक स्तर पर 50,000 घंटे से अधिक स्वयंसेवी कार्य किया, जिसमें डिजास्टर रिलीफ और स्थानीय चैरिटी पहल शामिल थी। उदाहरण के लिए कंपनी ने भारत में कोविड-19 राहत प्रयासों के लिए $2 मिलियन का दान दिया, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं और PPE किट्स की आपूर्ति में सहायता मिली। अब कर्मचारी कल्याण और विविधता की बात करें तो ब्रॉडकॉम अपने 37,000 कर्मचारियों के कल्याण और विकास को प्रायोरिटी देता है। कंपनी ने कर्मचारी प्रशिक्षण और नेतृत्व विकास कार्यक्रमों में निवेश किया है, जिसमें 2024 में $100 मिलियन से अधिक खर्च किए गए। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम ने विविधता और समावेशन को बढ़ावा देने के लिए पहल शुरू की है। 2024 तक कंपनी के वैश्विक कार्यबल में 25% महिलाएं और 30% अल्पसंख्यक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हैं। कंपनी ने भारत में अपने बेंगलोर और हैदराबाद केंद्रों में महिलाओं के लिए विशेष तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए, जिससे 1000 से अधिक महिला इंजीनियरों को रोजगार मिला। ब्रॉडकॉम की कर्मचारी कल्याण पहले जैसे लचीले कार्य विकल्प और मानसिक स्वास्थ्य सहायता ने इसे एक आकर्षक नियोक्ता बनाया है। हालांकि अधिग्रहणों के बाद पुनर्गठन और छंटनी जैसे VMware एकीकरण के दौरान, जिसने कुछ क्षेत्रों में कर्मचारी असंतोष को जन्म दिया। अब नैतिक अनुशासन और अनुपालन पर बात करते हैं तो ब्रॉडकॉम नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं और नियामक अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने एक व्यापक आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट लागू की है, जो सभी कर्मचारियों और सप्लायर पर लागू होती है। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम ने भ्रष्टाचार विरोधी नीतियों और डेटा गोपनीयता मानकों को सख्ती से लागू किया है, विशेष रूप से सीमेंटेक और CA टेक्नोलॉजीज के अधिग्रहण के बाद, जो साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रबंधन पर केंद्रित है। कंपनी ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन मैट्रिक्स उस पर पारदर्शी रिपोर्टिंग को अपनाया है। 2024 में ब्रॉडकॉम ने अपनी वार्षिक ESG रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें कार्बन उत्सर्जन में 20% की कमी और 100% नैतिक आपूर्ति श्रृंखला अनुपालन की उपलब्धियां शामिल थी। ये प्रयास कंपनी की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं और निवेशकों को आकर्षित करते हैं, जो ESG कारकों को प्राथमिकता देते हैं। अब चुनौतियों की बात करते हैं तो ब्रॉडकॉम की CSR पहले कुछ चुनौतियों का सामना करती है। सेमीकंडक्टर विनिर्माण एक संसाधन गहन प्रक्रिया है, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए निरंतर निवेश की आवश्यकता रखता है। इसके अतिरिक्त अधिग्रहणों के बाद कर्मचारी छंटनी ने कुछ क्षेत्रों में कंपनी की छवि को प्रभावित किया।
उदाहरण के लिए VMware अधिग्रहण के बाद 2023 में 2000 कर्मचारियों के छंटनी ने आलोचना को जन्म दिया। ब्रॉडकॉम ने इन आलोचनाओं का जवाब कर्मचारी पुनः प्रशिक्षण और सामुदायिक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से दिया। सामाजिक प्रभाव की बात करें तो ब्रॉडकॉम की सोशल CSR यानी CSR पहले इसके सामाजिक प्रभाव को बढ़ाती है। कंपनी के STEM, जिसका मैंने बताया आगे फुल फॉर्म, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स शिक्षा कार्यक्रमों ने अगली पीढ़ी के इंजीनियरों को प्रेरित किया है, विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील बाजारों में। इसके पर्यावरणीय प्रयासों ने डेटा सेंटर्स में ऊर्जा खपत को कम करने में योगदान दिया है, जो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम की साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन जैसे सीमेंटेक के उत्पाद, जिसने डिजिटल सुरक्षा को बढ़ाया है, जो डिजिटल युग में सामाजिक कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। अब आते हैं निष्कर्ष पर 9वें चैप्टर के। तो ब्रॉडकॉम इंक की कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी पहले जो योजनाएं है, इसकी व्यावसायिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्यावरणीय स्थिरता, सामुदायिक सहभागिता, कर्मचारी कल्याण और नैतिक शासन पर ध्यान केंद्रित करके कंपनी ने अपनी वैश्विक छवि को मजबूत किया है। इसके STEM शिक्षा कार्यक्रम, ऊर्जा कुशल उत्पाद और ESG रिपोर्टिंग ने इसे एक जिम्मेवार कॉर्पोरेट नागरिक के रूप में स्थापित किया है। अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम की चुनौतियों और विवादों का विश्लेषण करेंगे, जो इसकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। अध्याय 10, चुनौतियां और विवाद। ब्रॉडकॉम इंक की सफलता की कहानी प्रभावशाली रही है, लेकिन यह चुनौतियों और विवादों से रहित नहीं है। कंपनी ने अपने तेजी से विस्तार और रणनीतिक अधिग्रहणों और प्रतिस्पर्धी बाजार में संचालन के दौरान कई बाधाओं का सामना किया। इनमें नियामक जांच, असफल अधिग्रहण प्रयास और पेटेंट विवाद शामिल है। यह अध्याय ब्रॉडकॉम की प्रमुख चुनौतियों और विवादों का विश्लेषण करता है, जो इसकी विकास यात्रा को आकार देने में महत्वपूर्ण रहे हैं। साथ ही यह भी देखता है कि कंपनी ने इन बाधाओं को कैसे संबोधित किया। इन्वेस्टिगेशन, रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन और एंटी ट्रस्ट चुनौतियां। तो ब्रॉडकॉम की आक्रामक अधिग्रहण रणनीति ने कई नियामक यानी रेगुलेटरी इन्वेस्टिगेशन को आकर्षित किया, विशेष रूप से एंटी ट्रस्ट और प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं से संबंध में। 2018 में अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन ने ब्रॉडकॉम की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कंपनी पर कि कंपनी ने अपने नेटवर्किंग चिप्स के लिए ग्राहकों के साथ अनुचित अनन्यता समझौते किए। FTC, फेडरल ट्रेड कमीशन, जिसने लॉजिक दिया कि इन प्रथाओं ने प्रतिस्पर्धियों को बाजार से बाहर रखा और उपभोक्ता कीमतों को प्रभावित किया। 2021 में ब्रॉडकॉम ने FTC यानी फेडरल ट्रेड कमीशन के साथ समझौता किया, जिसमें अनन्यता समझौतों को समाप्त करने और भविष्य में ऐसी प्रथाओं से बचने का वादा किया गया। यूरोपियन संघ, उन्होंने भी ब्रॉडकॉम की प्रथाओं की जांच की। 2019 में यूरोपियन यूनियन ने कंपनी पर 1.02 बिलियन यूरो का जुर्माना लगाया, जिसमें आरोप लगाया गया कि ब्रॉडकॉम ने टीवी और मॉडेम चिपसेट बाजारों में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया। यूरोपियन यूनियन ने विशेष रूप से ब्रॉडकॉम के कॉन्ट्रैक्ट में प्रतिबंधात्मक सेगमेंट की आलोचना की, जो ग्राहकों को अन्य आपूर्तिकर्ताओं से खरीदारी करने से रोकते थे। ब्रॉडकॉम ने इस फैसले के खिलाफ अपील की और अपनी व्यावसायिक प्रथाओं में संशोधन किए, ताकि नियामक अनुपालन सुनिश्चित हो। VMware के 2022-23 में $69 बिलियन के अधिग्रहण ने नियामक बाधाओं का सामना किया। यूरोपियन यूनियन और चीन के नियामकों ने इस डील की सावधानीपूर्वक जांच की, जिसमें डर था कि यह क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन बाजारों में प्रतिस्पर्धा को कम कर सकता है। ब्रॉडकॉम ने नियामक शर्तों को स्वीकार करके और पारदर्शिता सुनिश्चित करके इन चिंताओं को संबोधित किया, जिसके परिणाम स्वरूप 2023 में डील पूरी हुई।
असफल क्वालकॉम अधिग्रहण की बात करें तो ब्रॉडकॉम का सबसे चर्चित विवाद 2018 में क्वालकॉम के अधिग्रहण क्वालकॉम के 117 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण का असफल प्रयास था। यह सौदा ये डील सेमीकंडक्टर उद्योग में सबसे बड़ा अधिग्रहण होता, लेकिन इसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण अवरुद्ध कर दिया। कमेटी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, जिसने चिंता जताई कि अधिग्रहण में क्वालकॉम की 5G तकनीक में नेतृत्व कमजोर हो सकता है, जिससे चीनी प्रतिस्पर्धियों जैसे हुआवे को लाभ हो सकता है। इस असफलता ने ब्रॉडकॉम की प्रतिष्ठा को प्रभावित किया और निवेशकों के बीच अनिश्चितता पैदा की। हालांकि सीईओ वॉक टेन ने कंपनी को सॉफ्टवेयर क्षेत्र में पुनर्निर्देशित करके जैसे सीए टेक्नोलॉजीज और सीमेंटेक के अधिग्रहण के माध्यम से इस झटके से उबरने में सफलता प्राप्त की। अब पेटेंट विवाद और मुकदमे पर बात करते हैं तो ब्रॉडकॉम को अपने विशाल पेटेंट पोर्टफोलियो के कारण कई पेटेंट विवादों का सामना करना पड़ा है। 2020 में कंपनी ने नेटफ्लिक्स के खिलाफ एक पेटेंट उल्लंघन मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि नेटफ्लिक्स ने ब्रॉडकॉम के वीडियो स्ट्रीमिंग और डेटा कंप्रेशन से संबंधित पेटेंट का उल्लंघन किया। यह मुकदमा 2023 में सुलझ गया, लेकिन इसने प्रौद्योगिकी उद्योग में पेटेंट युद्धों की जटिलता को उजागर किया। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम को अपने प्रतिस्पर्धियों जैसे क्वालकॉम और इंटेल उनके साथ पेटेंट विवादों का सामना करना पड़ा। इन विवादों ने कानूनी लागतों को बढ़ाया और प्रबंधन का ध्यान मुख्य व्यवसाय से हटा। हालांकि ब्रॉडकॉम ने अपने मजबूत पेटेंट पोर्टफोलियो का उपयोग करके और लाइसेंसिंग समझौतों के माध्यम से इन मुकदमों को हल करने की सफलता प्राप्त की। अधिग्रहण के बाद एकीकरण चुनौतियों की बात करें तो ब्रॉडकॉम के बड़े अधिग्रहण जैसे सीए टेक्नोलॉजीज, सीमेंटेक और वीएमवेयर ने अधिग्रहण की चुनौतियों को जन्म दिया। वीएमवेयर के 2023 में अधिग्रहण के बाद ब्रॉडकॉम ने 2000 कर्मचारियों की छंटनी की, जिसने कर्मचारी असंतोष और सार्वजनिक आलोचना को बढ़ावा दिया। इसके अतिरिक्त वीएमवेयर के ग्राहकों ने ब्रॉडकॉम के सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल में परिवर्तन के बारे में चिंताएं व्यक्त की, जिसने कुछ छोटे व्यवसायों के लिए लागत बढ़ा दी। सीए टेक्नोलॉजीज और सीमेंटेक के अधिग्रहणों ने भी समान चुनौतियां पेश की, जैसे कर्मचारी टर्नओवर और सांस्कृतिक एकीकरण के मुद्दे। ब्रॉडकॉम ने इन चुनौतियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों, पुनर्गठन और ग्राहक सहायता को बढ़ाकर संबोधित किया, लेकिन इन कदमों ने अल्पकालिक वित्तीय दबाव पैदा किया। आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान की बात करें तो 2020-21 के वैश्विक चिप संकट ने ब्रॉडकॉम की आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित किया, जिससे सेमीकंडक्टर उत्पादन में देरी हुई। कंपनी की एप्पल जैसे प्रमुख ग्राहकों पर निर्भरता, जो 2024 में इसके रेवेन्यू का 20% हिस्सा था, उसने इस जोखिम को और बढ़ाया। ब्रॉडकॉम ने टीएसएमसी और ग्लोबल फाउंड्रीज के साथ दीर्घकालिक समझौतों और विविध विनिर्माण स्थानों जैसे मलेशिया और सिंगापुर के माध्यम से इस संकट का सामना किया। प्रतिस्पर्धी दबाव की बात करें तो ब्रॉडकॉम को सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर उद्योग में तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। एनवीडिया और एएमडी जैसे प्रतिस्पर्धियों ने एआई चिप्स में नेतृत्व स्थापित किया है, जबकि सिस्को और माइक्रोसॉफ्ट जैसे सॉफ्टवेयर दिग्गज वीएमवेयर के क्लाउड सॉल्यूशंस को चुनौती देते हैं। ब्रॉडकॉम ने अपने कस्टम एएसआईसी डिजाइनों और सॉफ्टवेयर एकीकरण के माध्यम से इस प्रतिस्पर्धा का जवाब दिया, जैसे ओपन एआई के लिए एआई इंटरफेस चिप्स का विकास। कंपनी की प्रतिक्रिया की बात करें तो ब्रॉडकॉम ने इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कई रणनीतियां अपनाई है। नियामक जांच के जवाब में कंपनी ने अपनी व्यावसायिक प्रथाओं को संबोधित किया और नियामक निकायों के साथ सहयोग किया। असफल क्वालकॉम अधिग्रहण के बाद ब्रॉडकॉम ने सॉफ्टवेयर क्षेत्र में ध्यान केंद्रित करके अपनी रणनीति को पुनर्निर्देशित किया। पेटेंट विवादों को लाइसेंसिंग समझौतों और कानूनी निपटानों के माध्यम से हल किया गया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने कर्मचारी प्रशिक्षण
और ग्राहक सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से अधिग्रहण एकीकरण की चुनौतियों को संबोधित किया। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो ब्रॉडकॉम इंक ने नियामक जांच, असफल अधिग्रहण, पेटेंट विवाद और एकीकरण चुनौतियों जैसी कई बाधाओं का सामना किया है। हालांकि कंपनी की रणनीतिक प्रतिक्रियाओं और परिचालन अनुशासन ने इसे इन बाधाओं को पार करने में सक्षम बनाया। 2024 में $51.574 बिलियन का राजस्व और $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप इसकी लचीलापन और अनुकूलन क्षमता को दर्शाता है। अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम के हाल के विकासों और इसकी नवीनतम उपलब्धियों पर ध्यान देंगे, जो इसके भविष्य के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। अध्याय 11, हाल के विकास। तो ब्रॉडकॉम इंक ने हाल के वर्षों में अपनी रणनीतिक पहलों, तकनीकी नवाचारों और बाजार विस्तार के माध्यम से उल्लेखनीय प्रगति की है। 2023 और 2024 में कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो को मजबूत किया, विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग और 5G क्षेत्रों में, जिसने इसे प्रौद्योगिकी उद्योग में एक खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। यह अध्याय ब्रॉडकॉम के हाल के विकासों जैसे VMware अधिग्रहण का एकीकरण, AI चिप्स में प्रगति और वित्तीय प्रदर्शन उस पर केंद्रित है, जो इसकी $1 ट्रिलियन मार्केट कैप और 2024 में $51.574 बिलियन के रेवेन्यू को रेखांकित करते हैं। VMware अधिग्रहण का एकीकरण, उस पर बात करें तो 2022 में घोषित और 2023 में पूरा हुआ $69 बिलियन का $70 बिलियन का VMware अधिग्रहण ब्रॉडकॉम के लिए एक परिवर्तनकारी कदम था। VMware वर्चुअलाइजेशन और क्लाउड कंप्यूटिंग में एक वैश्विक नेता, जिसने ब्रॉडकॉम के सॉफ्टवेयर पोर्टफोलियो को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाया। इस अधिग्रहण ने कंपनी के रेवेन्यू मिश्रण को बदल दिया, जिसमें 2024 में 42% रेवेन्यू इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर से प्राप्त हुआ। VMware के उत्पाद जैसे vSphere और vSAN 70% से अधिक Fortune 500 कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जो Amazon वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर और गूगल क्लाउड जैसे हाइपरस्केल क्लाउड प्रदाताओं के साथ एकीकरण को सक्षम बनाते हैं। एकीकरण प्रक्रिया में कई चुनौतियां थी, जैसे नियामक अनुमोदन और कर्मचारी पुनर्गठन। 2023 में ब्रॉडकॉम ने VMware के 2000 कर्मचारियों की छंटनी की, जिसने कुछ आलोचनाएं आकर्षित की। इसके अतिरिक्त कंपनी ने VMware के परंपरागत लाइसेंसिंग मॉडल को सब्सक्रिप्शन आधारित मॉडल में परिवर्तित किया, जिसने कुछ छोटे ग्राहकों के बीच असंतोष पैदा किया। हालांकि इस परिवर्तन ने स्थिर आवर्ती राजस्व धाराएं उत्पन्न की, जिसने 2024 में सॉफ्टवेयर रेवेन्यू में 20% की वृद्धि में योगदान दिया। AI और नेटवर्किंग में प्रगति। तो ब्रॉडकॉम ने AI और नेटवर्किंग जैसे क्षेत्रों में अपनी स्थिति को मजबूत किया है। 2024 में कंपनी ने OpenAI के साथ साझेदारी में एक AI इंटरफेस चिप लॉन्च किया, जो बड़े भाषा मॉडल जैसे ChatGPT को शक्ति प्रदान करता है। यह चिप ऊर्जा दक्षता और उच्च प्रदर्शन के लिए अनुकूलित है, जो AI वर्कलोड्स के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम ने गूगल के टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट, TPUs और मेटा और बाइट्स के लिए कस्टम ASIC चिप्स विकसित किए। कंपनी का अनुमान है कि 2025 में AI संबंधित रेवेन्यू $12 बिलियन तक पहुंचेगा, जो इसके कुल रेवेन्यू का लगभग 24% होगा। नेटवर्किंग में ब्रॉडकॉम ने 2023 में 5nm 100G लैन ऑप्टिकल PAM फॉर DSP-PHY लॉन्च किया, जो 800G और 1.6 टेराबाइट एथरनेट कनेक्शन को समर्थन देता है। इसके टॉमहॉक 5 चिप 51.2 टेराबाइट पर सेकंड की स्विचिंग क्षमता के साथ, जिसने डेटा सेंटर्स में AI और मशीन लर्निंग वर्कलोड्स के लिए बेंचमार्क स्थापित किया। ये नवाचार ब्रॉडकॉम को सिस्को, आरिस्टा और जूनिपर जैसे नेटवर्किंग उपकरण निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बनाते हैं। वित्तीय प्रदर्शन की बात करें तो 2024 में ब्रॉडकॉम ने $51.574 बिलियन का रेवेन्यू दर्ज किया
जो पिछले वर्ष 35,819 बिलियन डॉलर से 44% की वृद्धि दर्शाता है। इस वृद्धि का मुख्य कारण VMware का एकीकरण और AI चिप्स की बढ़ती मांग थी। 2025 की पहली तिमाही में कंपनी ने 14.9 बिलियन डॉलर का राजस्व दर्ज किया, जिसमें AI राजस्व ने 3.1 बिलियन डॉलर का योगदान दिया। ब्रॉडकॉम की शुद्ध आय यानी नेट इनकम 2024 में 5.895 बिलियन डॉलर थी और इसका फ्री कैश फ्लो 18 बिलियन डॉलर से अधिक था, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति को दर्शाता है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन 2024 में 1 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो गई, जिसने इसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसे दिग्गजों के साथ शीर्ष प्रौद्योगिकी कंपनियों में शामिल किया। ब्रॉडकॉम ने प्रति शेयर 2.12 का तिमाही लाभांश भी घोषित किया, जो निवेशकों के लिए इसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वैश्विक विस्तार और साझेदारियों की बात करें तो ब्रॉडकॉम ने भारत, सिंगापुर और यूरोप में अपने वैश्विक रिसर्च एंड डेवलपमेंट विनिर्माण केंद्रों का विस्तार किया। भारत में बेंगलोर और हैदराबाद में इसके केंद्रों ने AI और 5G प्रौद्योगिकियों में योगदान दिया, जिसमें 5,000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत थे। कंपनी ने TSMC के साथ अपने 6.7 बिलियन डॉलर के समझौते को 2025 तक बढ़ाया, ताकि 3nm चिप्स का उत्पादन सुनिश्चित हो। 2024 में ब्रॉडकॉम ने एप्पल के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत किया, जो इसके रेवेन्यू का 20% हिस्सा था, विशेष रूप से आईफोन और मैक डिवाइसेज के लिए 5G और वाईफाई चिप्स की आपूर्ति के लिए। इसके अतिरिक्त कंपनी ने OpenAI और ByteDance जैसे हाइपरस्केल क्लाइंट्स के साथ नए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किए, जो AI इंटरफेस चिप्स की मांग को बढ़ाते हैं। नियामक और बाजार चुनौतियों की बात करें तो VMware अधिग्रहण ने नियामक बाधाओं का सामना किया, विशेष रूप से EU और चीन में, लेकिन ब्रॉडकॉम ने नियामक शर्तों को स्वीकार करके इसका समाधान किया। इसके अतिरिक्त कंपनी को एनवीडिया और AMD जैसे प्रतिस्पर्धियों से AI चिप्स में तीव्र प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। ब्रॉडकॉम ने अपने कस्टम ASIC डिजाइनों और लागत दक्षता के माध्यम से इस प्रतिस्पर्धा का जवाब दिया। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो ब्रॉडकॉम ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR उन पहलों को बढ़ाया, जिसमें 2024 में रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को 30% तक बढ़ाने और जल उपयोग को 15% कम करने के लक्ष्य शामिल थे। कंपनी के STEM शिक्षा कार्यक्रमों ने भारत और अमेरिका में 5 लाख से अधिक छात्रों को समर्थन दिया। अब आते हैं निष्कर्ष पर। तो ब्रॉडकॉम इंक के हाल के विकास, विशेष रूप से VMware अधिग्रहण, AI चिप्स में प्रगति और मजबूत वित्तीय प्रदर्शन ने इसे प्रौद्योगिकी उद्योग में एक दिग्गज बनाया है। 2024 में 51.574 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और 1 ट्रिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी की रणनीतिक और तकनीकी ताकत को दर्शाता है। अगले अध्याय में हम ब्रॉडकॉम की भविष्य की संभावनाओं और इसकी दीर्घकालिक रणनीति पर ध्यान देंगे, जो इसके निरंतर विकास का आधार बनाएगी। अध्याय 12 भविष्य की संभावनाएं। ब्रॉडकॉम इंक ने अपनी रणनीतिक अधिग्रहणों, तकनीकी नवाचारों और वैश्विक उपस्थिति के माध्यम से प्रौद्योगिकी उद्योग में एक मजबूत स्थिति स्थापित की है। 2024 में 51.574 बिलियन डॉलर के राजस्व और 1 ट्रिलियन से अधिक की मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ कंपनी भविष्य में और अधिक विकास के लिए तैयार है। यह अध्याय ब्रॉडकॉम की भविष्य की संभावनाओं, इसकी दीर्घकालिक रणनीति और उभरते बाजारों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G और क्लाउड कंप्यूटिंग में इसकी स्थिति का विश्लेषण करता है। साथ ही यह कंपनी के सामने आने वाली संभावित चुनौतियों और अवसरों पर भी प्रकाश डालता है। तो भविष्य की रणनीति। ब्रॉडकॉम की दीर्घकालिक रणनीति 3 स्तंभों पर आधारित है: तकनीकी नवाचार, रणनीतिक अधिग्रहण और परिचालन दक्षता। CEO वॉक टेन ने कंपनी को सेमीकंडक्टर और सॉफ्टवेयर दोनों क्षेत्रों में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दृष्टि को रेखांकित किया है।
कंपनी की भविष्य की रणनीति में निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं: एआई और मशीन लर्निंग में विस्तार, क्लाउड और वर्चुअलाइजेशन में नेतृत्व, 6G और उन्नत कनेक्टिविटी, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला अनुकूलन। बाजार के अवसर पर बात करें तो ब्रॉडकॉम उभरते बाजारों में महत्वपूर्ण अवसरों का लाभ उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है। एआई और डेटा सेंटर, वैश्विक एआई बाजार के 2030 तक $1.5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है और ब्रॉडकॉम के कस्टम एएसआईसी और टॉम हॉक चिप्स इस वृद्धि का लाभ उठाने के लिए तैयार है। कंपनी गूगल, मेटा और ओपन एआई जैसे हाइपर स्केल क्लाइंट्स के साथ मजबूत संबंध इसे इस क्षेत्र में एक मजबूत खिलाड़ी बनाते हैं। 5G और 6G, 5G नेटवर्क का विस्तार और 6G का आगमन ब्रॉडकॉम के रेडियो फ्रीक्वेंसी और कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस की मांग को बढ़ाएगा। कंपनी का अनुमान है कि 2025 में 5G संबंधित राजस्व $5 बिलियन से अधिक होगा। क्लाउड और साइबर सिक्योरिटी की बात करें तो VMware और सिमेंटेक के सॉल्यूशन के साथ ब्रॉडकॉम हाइब्रिड और मल्टी क्लाउड वातावरण में भी मांग को पूरा करने के लिए तैयार है। संभावित चुनौतियों की बात करें तो प्रतिस्पर्धा, नियामक जोखिम, आपूर्ति श्रृंखला जोखिम और एकीकरण की चुनौतियां शामिल हैं। वित्तीय अनुमान की बात करें तो ब्रॉडकॉम ने 2025 के लिए $50 बिलियन से अधिक का राजस्व अनुमान लगाया है, जिसमें एआई और सॉफ्टवेयर रेवेन्यू का महत्वपूर्ण योगदान होगा। कंपनी का फ्री कैश फ्लो $18 बिलियन से अधिक रहने की उम्मीद है, जो लाभांश, शेयर बायबैक और रिसर्च एंड डेवलपमेंट निवेश को समर्थन देगा। इसके अतिरिक्त ब्रॉडकॉम ने अपने ऋण को कम करने की योजना बना रहा है, जो VMware अधिग्रहण के बाद $32 बिलियन तक पहुंच गया था। सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभाव की बात करें तो ब्रॉडकॉम अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेवारी पहलों को बढ़ाने की योजना बना रहा है। कंपनी ने 2030 तक अपने कार्बन उत्सर्जन को 50% तक कम करने और रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को 50% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। इसके STEM शिक्षा कार्यक्रम 2028 तक 1 मिलियन छात्रों तक पहुंचने का लक्ष्य रखते हैं, विशेष रूप से भारत और अमेरिका में। निष्कर्ष पर आते हैं पूरी बुक के, तो ब्रॉडकॉम इंक की भविष्य की संभावनाएं उज्जवल है, जो एआई, 6G और क्लाउड कंप्यूटिंग जैसे उभरते बाजारों में इसकी मजबूत स्थिति से समर्थित है। कंपनी की रणनीतिक अधिग्रहण, तकनीकी नवाचार और परिचालन दक्षता इसे दीर्घकालिक विकास के लिए तैयार करती है। हालांकि प्रतिस्पर्धा, नियामक जोखिम और आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियां बाधाएं प्रस्तुत करती है। ब्रॉडकॉम की अनुकूलन क्षमता और नेतृत्व, विशेष रूप से वॉक 10 और हेनरी सैमुअल के मार्गदर्शन में, इसे इन चुनौतियों को पार करने और प्रौद्योगिकी उद्योग में अपनी नेतृत्व स्थिति को बनाए रखने में सक्षम बनाएगा। यह पुस्तक दोस्तों ब्रॉडकॉम की यात्रा को समाप्त करती है, जो इसकी स्थापना से लेकर इसके भविष्य के दृष्टिकोण तक एक प्रेरणादायक कहानी है। आपका दिल की गहराइयों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।